एक मैनेजर ने एक ऐसे व्यक्ति को बेरहमी से अपमानित किया जिसे वह एक साधारण सफाई कर्मचारी समझ रही थी। अगले ही दिन उसे अपने करियर की सबसे विनाशकारी सच्चाई का पता चला। वह पूरी कंपनी का असली मालिक था। प्रगति एंटरप्राइजेज का कॉरपोरेट भवन वित्तीय जिले के केंद्र में शानदार ढंग से खड़ा था। उसकी शीशे की खिड़कियां शहर पर सुनहरे सूर्योदय को दर्शा रही थीं। 15वीं मंजिल पर कार्यालय एक संपन्न कंपनी की सामान्य सुबह की गतिविधियों से गुलजार थे, जहां हर कर्मचारी अपने जीवन को नियंत्रित करने वाली व्यावसायिक पदानुक्रम में अपना स्थान जानता था। रोहन धीरे धीरे मुख्य गलियारों में चल रहा था। एक सफाई की ट्रॉली को धक्का दे रहा था जिसे उसने रखरखाव क्षेत्र से उधार लिया था। उसकी उपस्थिति जानबूझकर साधारण थी। साधारण और घिसे हुए कपड़े, थोड़े बिखरे बाल और एक ऐसा भाव जो कड़ी मेहनत के आदी व्यक्ति की विनम्रता को दर्शाता था। हालांकि उन कथित थकी हुई आंखों के पीछे एक तेज बुद्धि और एक दृढ़ संकल्प छिपा था जो बहुत जल्द सभी को चौंकाने वाला था। कई हफ्तों से रोहन ने इस अपरंपरागत रणनीति को लागू करने का फैसला किया था। प्रगति एंटरप्राइजेज के असली मालिक के रूप में एक ऐसा कॉरपोरेशन जिसे उसने विरासत में प्राप्त किया था और शुरू से ही बनाया था। वह अपनी कंपनी की वास्तविकता को एक ऐसे दृष्टिकोण से जानना चाहता था जिसे कोई कार्यकारी रिपोर्ट उसे नहीं बता सकती थी। एक सफाई कर्मचारी के वेश में उसने खुलासा करने वाली बातचीत, ऐसे व्यवहार जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसे काम के माहौल को देखा था जिसने उसे बहुत चिंतित कर दिया था। सुबह सामान्य रूप से बीत रही थी जब तक कि रोहन उस क्षेत्र के पास नहीं पहुंचा जहां प्रिया शर्मा काम करती थी, जो मानव संसाधन की मैनेजर थी जिसे हाल ही में उत्कृष्ट संदर्भों के साथ काम पर रखा गया था। प्रिया अपनी निर्मम दक्षता और विभाग में व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। हालांकि रोहन को यह संदेह होने लगा था कि उसके तरीके संदिग्ध थे। अरे तुम! प्रिया की तेज आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी, जिससे कई कर्मचारियों ने चिंता के भाव के साथ अपनी कंप्यूटरों से नजरें उठाईं। सफाई कर्मचारी, तुरंत यहां आओ। रोहन ने नाप तौलकर कदम बढ़ाते हुए उस विनम्रता का रुख बनाए रखा जिसे उसने अपनी गुप्त जांच के दौरान सिद्ध किया था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं मैडम? प्रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक एक तिरस्कार भरी नजर से देखा, जिससे रोहन को ठंडक महसूस हुई। यह गंदगी देखो। उसने अपने कार्यालय के पास फर्श पर एक छोटे से धब्बे की ओर इशारा किया। क्या इसे तुम काम कहते हो? तुम्हें यहां इसी के लिए वेतन मिलता है? धब्बा मुश्किल से दिखाई दे रहा था। शायद किसी ने घंटों पहले कॉफी की एक बूंद गिरा दी होगी। रोहन ने इसे देखा था और अपनी अगली बारी में इसे साफ करने की योजना बना रहा था, लेकिन प्रिया को इसमें शक्ति प्रदर्शन का एक सही बहाना मिल गया था। क्षमा करें मैडम, मैं इसे तुरंत साफ कर देता हूं। रोहन ने अपनी ट्रॉली से एक कपड़ा निकालते हुए सम्मानजनक स्वर में जवाब दिया। नहीं, प्रिया चिल्लाई, जिससे और कर्मचारी देखने लगे। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या तुम जानते हो कि यहां से कितने महत्वपूर्ण लोग गुजरे हैं और इस गंदगी को देखा है? क्या तुम्हें पता है कि इस कंपनी में किस स्तर की व्यावसायिकता की आवश्यकता है? अमित गुप्ता, जो पास में काम करने वाला प्रशासनिक सहायक था, बढ़ती असुविधा के साथ दृश्य देख रहा था। उसने देखा था कि प्रिया ने निचले पद के कर्मचारियों को अपमानित करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति विकसित कर ली थी, लेकिन उसने कभी भी ऐसा सार्वजनिक और क्रूर कुछ नहीं देखा था जैसा कि अब हो रहा था। सीमा देवी, जो दशकों से कंपनी में काम कर रही वरिष्ठ सचिव थी, ने भी देखना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में आक्रोश और उदासी का मिश्रण झलक रहा था। उसने कई मैनेजरों को वर्षों से देखा था, लेकिन उसने कभी भी एक कर्मचारी के प्रति ऐसा अपमानजनक व्यवहार नहीं देखा था जो केवल अपना काम कर रहा था। मैडम प्रिया, अमित ने दबे स्वर में हस्तक्षेप किया। शायद तुम चुप रहो। प्रिया ने उसे अचानक काट दिया। यह तुम्हारा काम नहीं है और तुम। उसने फिर से रोहन की ओर मुड़ते हुए कहा, स्पष्ट रूप से तुम अपनी लापरवाही की गंभीरता को नहीं समझते। बिना किसी चेतावनी के प्रिया अपने कार्यक्षेत्र के पास स्थित छोटी चाय कॉफी स्टेशन की ओर चली गई। उसने पेय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक पानी की जग उठाई और निर्धारित कदमों के साथ वापस वहां आई जहां रोहन खड़ा था, अपना कपड़ा पकड़े हुए, और स्थिति को एक ऐसी शांति के साथ देख रहा था जो मैनेजर के बेकाबू गुस्से के बिल्कुल विपरीत थी। शायद यह तुम्हें इस जगह को बेदाग रखने के महत्व को समझने में मदद करेगा, प्रिया ने एक क्रूर मुस्कान के साथ घोषित किया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इसके बाद जो हुआ वह हर उस व्यक्ति की याद में हमेशा के लिए अंकित हो गया जिसने इसे देखा। प्रिया ने जग उठाई और बिना एक पल भी हिचके सारा पानी रोहन पर उड़ेल दिया। ठंडा पानी उसके कपड़ों को पूरी तरह से भिगो गया, फर्श पर टपकते हुए उसके पैरों के चारों ओर एक पोखर बना दिया। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह कानफोड़ू था।
20 से अधिक कर्मचारियों ने इस अपमान को देखा था। उनके चेहरों पर भय, सदमा और एक गहरी नाराजगी झलक रही थी, जिसे वे प्रिया का अगला निशाना बनने के डर से मौखिक रूप से व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। रोहन कई सेकंड तक निश्चल खड़ा रहा। पानी उसके बालों और कपड़ों से टपक रहा था जब वह समझ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। उसकी मुट्ठियां हल्की कस गईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति बनी रही जिसने प्रिया को भी चकित कर दिया। अब प्रिया ने स्पष्ट संतुष्टि के साथ जारी रखा, इस गंदगी को साफ करो जो तुमने फैलाई है, और अगली बार जब मैं अपने क्षेत्र में कोई खामी देखूंगी तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। राजेश वर्मा, सुरक्षा प्रमुख, हंगामा सुनकर आ गए थे। उनके सैन्य अनुभव के वर्षों ने उन्हें स्थितियों को जल्दी पढ़ने का तरीका सिखाया था, और जो वह देख रहे थे उसने उन्हें एक नियंत्रित लेकिन तीव्र क्रोध से भर दिया। वह कंपनी के सभी कर्मचारियों को जानते थे, और हालांकि उन्हें इस तस्वीर की वर्षें बरी करती सबसे पर था, सफाई कर्मचारी की विशेष रूप से याद नहीं थी। उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि पूरी स्थिति में कुछ गड़बड़ थी। सीमा देवी धीरे धीरे खड़ी हो गईं। सदमे से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रिया, यह पूरी तरह से अनुचित है। तुम एक कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती। माफ करना। प्रिया जलती हुई आंखों के साथ सीमा देवी की ओर मुड़ी। तुम खुद को क्या समझती हो कि मेरे प्रबंधन के तरीकों पर सवाल उठा रही हो? मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और मैं अनुशासन बनाए रखूंगी जैसा मुझे उचित लगेगा। यह अनुशासन नहीं है, अमित ने हस्तक्षेप किया, आखिरकार बोलने का साहस जुटाते हुए। यह दुर्व्यवहार है, यह अमानवीय है। प्रिया धमकी भरे अंदाज में अमित की ओर बढ़ी। लगता है तुम में से कुछ लोग भूल गए हैं कि इस विभाग में किसका अधिकार है। शायद तुम्हें मेरे फैसलों पर सवाल उठाने के परिणामों के बारे में अधिक प्रत्यक्ष अनुस्मारक की आवश्यकता है। इस पूरी बातचीत के दौरान रोहन चुपचाप खड़ा रहा। वहां मौजूद हर व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देख रहा था। वह मानसिक रूप से उन लोगों का नोट ले रहा था जिनमें एक स्पष्ट रूप से असहाय साथी का बचाव करने का साहस था और जो आत्म संरक्षण के लिए दूर रहना पसंद करते थे। अंत में रोहन नीचे झुका और अपने पैरों के पास बने पोखर को साफ करने लगा। उसकी हरकतें जानबूझकर और गरिमामय थीं। प्रिया द्वारा उकसाए गए अपमान का कोई निशान नहीं दिख रहा था। इससे हुई असुविधा के लिए क्षमा करें, रोहन ने स्पष्ट और शांत आवाज में कहा, जो कर्मचारियों को देख रहे थे उन्हें संबोधित करते हुए। मैं यहां खत्म करूंगा और अपने काम जारी रखूंगा। प्रिया ने एक क्रूर संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। मुझे यही पसंद है। कम से कम लगता है कि तुम आखिरकार इस कंपनी में अपनी जगह समझते हो। लेकिन रोहन ने जिस तरह से बात की थी, उसकी मुद्रा में और उस गरिमा में जो उसने ऐसी अपमानजनक परिस्थितियों में भी बनाए रखी थी, उसमें कुछ ऐसा था जिसने कई कर्मचारियों को बढ़ती जिज्ञासा के साथ उसे देखने पर मजबूर कर दिया। राजेश प्रिया के कार्यालय में लौटने के बाद सीमा देवी के पास चुपचाप गए। क्या तुम उस सफाई कर्मचारी को जानती हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सीमा देवी ने भौहें चढ़ाते हुए सिर हिलाया। यह अजीब है। मैं यहां दशकों से हूं और रख रखाव टीम में सभी को जानती हूं। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं, राजेश ने स्वीकार किया। और उसमें कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा जो फिट नहीं बैठता। जब रोहन ने सफाई पूरी की और अपना काम जारी रखने की तैयारी की तो उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी सच्ची पहचान बहुत जल्द ऐसे तरीके से सामने आएगी जो पूरी कंपनी की नींव हिला देगी। प्रिया अपनी शक्ति प्रदर्शन से संतुष्ट होकर अपने कार्यालय में लौट गई, ये जाने बिना कि उसने अभी अभी उस आदमी को अपमानित किया था जो एक ही शब्द से न केवल उसके करियर को बल्कि उसके पूरे पेशेवर भविष्य को भी समाप्त कर सकता था। एक महाकाव्य टकराव का बीज बोया गया था और इस पल के परिणाम प्रगति एंटरप्राइजेज की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल देंगे। कर्मचारी धीरे धीरे अपने काम पर लौट गए, लेकिन माहौल अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। फुसफुसाती बातचीत ने अगले घंटों को भर दिया और एक से अधिक लोग सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसके परिणाम उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़े होंगे। रोहन ने अपनी दिनचर्या जारी रखी, लेकिन अब उसके पास सभी जानकारी थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। अपनी कंपनी में वह परिवर्तन लागू करने वाला था। वह पूर्ण होगा उस पल से शुरू होकर जब वह अपनी सच्ची पहचान प्रकट करेगा। घटना के बाद के घंटे प्रगति एंटरप्राइजेज के पूरे भवन में एक तनावपूर्ण और फुसफुसाहट से भरे माहौल में गुजरे। सार्वजनिक अपमान की खबर जंगल की आग की तरह हर विभाग में फैल गई थी, जिससे कर्मचारियों के बीच मौन आक्रोश और बढ़ती जिज्ञासा का मिश्रण पैदा हुआ। रोहन ने अपनी सफाई की दिनचर्या जारी रखी थी, लेकिन अब हर हरकत को दर्जनों आंखों से सावधानी से देखा जा रहा था। ऐसी अपमान के बाद उसका शांत और गरिमामय व्यवहार अप्रत्याशित रूप से कुछ जगाया था, सम्मान।
कर्मचारी उसमें चरित्र की एक ताकत देखने लगे थे जो प्रिया द्वारा दिखाए गए क्रूरता के बिल्कुल विपरीत थी। सीमा देवी सुबह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई थी, उस भीगे हुए आदमी की छवि अपनी संयम बनाए हुए, जबकि प्रिया एक दुर्भावनापूर्ण संतुष्टि के साथ मुस्कुरा रही थी, एक आवर्ती दुःस्वप्न की तरह उसे सता रही थी। अपने दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान उसने जवाब खोजने का फैसला किया। अमित, उसने अपने डेस्क के पास आए युवा सहायक को बुलाया। मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। क्या तुमने उस सफाई कर्मचारी को आज से पहले कभी देखा है? अमित ने चिंता से भौहें चढ़ाते हुए सिर हिलाया। मैं सुबह से यही सोच रहा हूं। वैन दिखा? मैं सभी रखरखाव कर्मियों को जानता हूं क्योंकि मैं उनके पहुंच के समय को संभालता हूं। मैंने उस आदमी को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और तुमने उसमें कुछ अजीब देखा? सीमा देवी ने अपनी आवाज नीची करते हुए जोर दिया। कुछ ऐसा जो फिट नहीं बैठता था। खैर, कोई उस स्थिति में किसी से उम्मीद करता है। बिल्कुल, अमित ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसका बात करने का तरीका, उसकी मुद्रा, यहां तक कि जिस तरह से उसने उस भयानक स्थिति को संभाला था, वह ऐसा था जैसे वह बहुत दबाव वाली स्थितियों का आदी हो। राजेश गलियारों में सामान्य से अधिक बार गश्त कर रहे थे, जाहिर तौर पर अपनी सामान्य सुरक्षा गश्त कर रहे थे, लेकिन वास्तव में रहस्यमय सफाई कर्मचारी को सावधानी से देख रहे थे। उनके सैन्य खुफिया अनुभव के वर्षों ने उन्हें असंगतियों का पता लगाना सिखाया था, और यह आदमी एक चलता फिरता विसंगति था। दोपहर में राजेश ने सीधे संपर्क करने का फैसला किया। उसने रोहन को आपूर्ति भंडारण क्षेत्र में पाया। सफाई उत्पादों को बड़ी कुशलता से व्यवस्थित कर रहा था, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत पेशेवर लग रही थी जो कथित तौर पर काम में नया था। क्षमा करें, राजेश ने आकस्मिक लेकिन चौकस स्वर में कहा। मैं राजेश वर्मा, सुरक्षा प्रमुख हूं। मुझे नहीं लगता कि हमारी औपचारिक रूप से पहचान हुई है। रोहन ने ऊपर देखा और राजेश तुरंत देख पाए कि ये एक साधारण सफाई कर्मचारी की आंखें नहीं थीं। इसमें एक तेज बुद्धि और एक आत्मविश्वास था जिसे पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता था, चाहे उसकी बाहरी उपस्थिति कितनी भी साधारण क्यों न हो। आपसे मिलकर खुशी हुई, श्री वर्मा। मैं रोहन अग्रवाल हूं। उसने एक हाथ बढ़ाते हुए जवाब दिया, जिसे राजेश ने तुरंत देखा कि वह नरम और अच्छी तरह से रखा हुआ था, न कि ऐसे खुरदुरे हाथ जिनकी वह किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करता जो सालों से शारीरिक श्रम कर रहा हो। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं रोहन? राजेश ने आकस्मिक बातचीत करते हुए पूछा, जबकि आदमी की शारीरिक भाषा के हर विवरण का अध्ययन कर रहा था। थोड़े समय से, रोहन ने टालमटोल भरे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन एक मुस्कान के साथ जो उसकी आंखों तक पूरी तरह से नहीं पहुंची। मैं अभी भी कंपनी की प्रक्रियाओं के अनुकूल हो रहा हूं। राजेश ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं समझता हूं, और मुझे आज सुबह प्रिया मैडम के साथ जो हुआ उसके लिए बहुत अफसोस है। वह व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य था। ऐसी बातें होती रहती हैं, रोहन ने एक ऐसी शांति के साथ जवाब दिया जिसने राजेश को चौंका दिया। कभी कभी लोग तनाव में ऐसे तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे वे सामान्य रूप से नहीं करते। जवाब ने राजेश को और भी उत्सुक कर दिया। न केवल रोहन ने दबाव में असाधारण कृपा दिखाई थी, बल्कि अब वह प्रिया के अपमानजनक व्यवहार के लिए बहाने पेश कर रहा था। यह सार्वजनिक रूप से अपमानित किए गए किसी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से असामान्य प्रतिक्रिया थी। इस बीच अपने कार्यालय में प्रिया एक ऐसी संतुष्टि के साथ ईमेल की समीक्षा कर रही थी जो परेशान करने वाली थी। उस सुबह के शक्ति प्रदर्शन ने विभाग में उसकी निर्विवाद अधिकार स्थापित करने के लिए ठीक वही किया था जिसकी उसे आवश्यकता थी। उसके दिमाग में उसने सभी कर्मचारियों को अपने कठिन मानकों को पूरा न करने के परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजा था। उसकी संतुष्टि तब बाधित हुई जब सीमा देवी ने धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। प्रिया, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? बेशक सीमा देवी, अंदर आओ। प्रिया ने एक पेशेवर मुस्कान के साथ जवाब दिया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। सीमा देवी अंदर आई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। एक ऐसा इशारा जिसने तुरंत प्रिया को सचेत कर दिया। मैं आज सुबह जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहती थी। क्या तुम सफाई कर्मचारी के साथ हुई घटना का जिक्र कर रही हो? प्रिया ने आकस्मिक स्वर में पूछा, जैसे कि वह मौसम पर चर्चा कर रही हो। यह पेशेवर मानकों को बनाए रखने के महत्व पर एक आवश्यक सबक था। प्रिया, तुमने जो किया वह सबक नहीं था। सीमा देवी ने ऐसी दृढ़ता से जवाब दिया जिसने दोनों को चौंका दिया। यह पूरी तरह से अनुचित सार्वजनिक अपमान था। उस आदमी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो उस व्यवहार के लायक हो। प्रिया की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सीमा देवी, मुझे लगता है कि तुम गलत निर्देशित करुणा को प्रभावी नेतृत्व के साथ भ्रमित कर रही हो।
कभी कभी अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर उपाय करना आवश्यक होता है। कठोर उपाय? सीमा देवी ने दोहराया। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। एक कर्मचारी पर पूरे विभाग के सामने पानी डालना तुम्हारे नेतृत्व का विचार है प्रिया। वह नेतृत्व नहीं है, वह सत्ता का दुरुपयोग है। प्रिया अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा कठोर हो गया। बहुत सावधान रहना सीमा देवी। ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्रबंधन के तरीकों पर सवाल उठा रही हो और यह तुम्हारी स्थिति में किसी के लिए उचित नहीं है। मेरी स्थिति? सीमा देवी ने भी खड़े होते हुए जवाब दिया। किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने इस कंपनी में दशकों तक काम किया है और वास्तविक नेतृत्व देखा है। और तुमने आज जो किया वह उसके करीब भी नहीं है। कार्यालय में तनाव स्पष्ट था। प्रिया को उम्मीद थी कि उसका शक्ति प्रदर्शन कर्मचारियों को डरा देगा, न कि उन्हें उसके खिलाफ एकजुट करेगा। अगर तुम इस बात से संतुष्ट नहीं हो कि मैं इस विभाग का नेतृत्व कैसे करती हूं, प्रिया ने खतरनाक रूप से धीमी आवाज में कहा, तो शायद तुम्हें यह विचार करना चाहिए कि क्या यह अभी भी तुम्हारे लिए उचित जगह है। सीमा देवी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। ओहो, मैं इस कंपनी में काम करने से बहुत संतुष्ट हूं। मैं केवल किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन काम करने से संतुष्ट नहीं हूं जो क्रूरता को क्षमता के साथ भ्रमित करता है। सीमा देवी के जाने के बाद प्रिया अपने कार्यालय में खड़ी रही। जितना उसने उम्मीद की थी उससे कम सुरक्षित महसूस कर रही थी। सीमा देवी की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थी और वह सोचने लगी थी कि क्या उसने अपनी कार्रवाई के संभावित परिणामों को कम आंका था। इस बीच रोहन ने अपनी पाली पूरी कर ली थी और कपड़े बदलने के लिए कर्मचारी क्षेत्र की ओर जा रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसकी पहचान सबसे अप्रत्याशित तरीके से आंशिक रूप से प्रकट होने वाली थी। अमित गुप्ता मानव संसाधन प्रणाली में सावधानी से जांच कर रहा था ताकि नए सफाई कर्मचारी के बारे में जानकारी मिल सके। प्रशासनिक सहायक के रूप में उसे कुछ बुनियादी कर्मियों के रिकॉर्ड तक पहुंच थी और उसने जो खोजा था उसने उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। सीमा देवी, उसने जल्दबाजी में फुसफुसाते हुए कहा जब उसने उसे विश्राम क्षेत्र में पाया। तुम्हें यह देखना होगा। क्या मिला? सीमा देवी ने युवा लड़के के चेहरे पर हैरानी का भाव देखकर पूछा। यह रोहन अग्रवाल के बारे में है, सफाई कर्मचारी। मैंने अपने भर्ती रिकॉर्ड में खोज की और यह अजीब बात है, सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सीमा देवी ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है? मेरा मतलब है कि हमारे मानव संसाधन प्रणाली के अनुसार रोहन अग्रवाल इस कंपनी के कर्मचारी के रूप में मौजूद नहीं है। कोई भर्ती दस्तावेज नहीं है, कोई पेरोल जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह ऐसा है जैसे वह एक भूत है। इस रहस्योद्घाटन ने सीमा देवी को अवाक कर दिया। लेकिन यह असंभव है। हमने उसे यहां काम करते देखा। प्रिया ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। वह यहां कैसे हो सकता है अगर वह आधिकारिक तौर पर कर्मचारी नहीं है? बिल्कुल यही सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूं। अमित ने दस्तावेजों को फिर से जांचते हुए जवाब दिया। और कुछ और भी है। मैंने हमारे सामान्य कॉर्पोरेट डेटाबेस में किसी भी रोहन अग्रवाल के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश की और मुझे कुछ ऐसा मिला जो तुम्हें चौंका देगा। क्या मिला? अमित ने अपनी आवाज और नीची की। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड में एक रोहन अग्रवाल सूचीबद्ध है, लेकिन कर्मचारी के रूप में नहीं। वह सिस्टम के एक पूरी तरह से अलग अनुभाग में सूचीबद्ध है। एक ऐसा अनुभाग जिसमें तकनीकी रूप से मुझे पहुंच नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार का अनुभाग? मालिकों और प्रमुख शेयरधारकों का अनुभाग। सीमा देवी को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्या तुम यह सुझाव दे रहे हो कि? मैं अभी तक कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा हूं, अमित ने जल्दी से टोकते हुए कहा। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यहां कुछ बहुत अजीब हो रहा है और मुझे लगता है कि प्रिया ने अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया है जो हम में से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। बातचीत राजेश के आने से बाधित हुई, जो सीमा देवी को रोहन के बारे में अपनी खुद की टिप्पणियों को साझा करने के लिए ढूंढ रहा था। सीमा देवी। अमित, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। हमें आज सुबह के सफाई कर्मचारी के बारे में बात करने की जरूरत है। क्या है? सीमा देवी ने उत्सुकता से पूछा। कई चीजें जो समझ में नहीं आती, राजेश ने शुरू किया। सबसे पहले, जैसा कि तुमने देखा, मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और मैं सभी कर्मियों को जानता हूं। दूसरा, उसके हाथ ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत नरम हैं जो कथित तौर पर शारीरिक श्रम करता है। तीसरा, और यह सबसे अजीब बात है, वह इमारत को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अमित ने पूछा। मैंने दोपहर के कुछ हिस्से में उसका सावधानी से पीछा किया। वह इस इमारत में ऐसे चलता है जैसे वह इसे सालों से जानता हो। वह जानता है कि सभी निकास कहाँ हैं, सभी सेवा लिफ्ट कहाँ हैं, सभी प्रतिबंधित क्षेत्र कहाँ हैं।
इस स्तर की परिचितता कुछ दिनों के काम में नहीं मिलती। सीमा देवी और अमित ने महत्वपूर्ण नजरें आपस में बदली। राजेश, सीमा देवी ने धीरे धीरे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें सुनना चाहिए कि अमित को सिस्टम में क्या मिला। अमित द्वारा गायब रिकॉर्ड और मालिकों की सूची से संभावित संबंध के बारे में अपनी खोजों को साझा करने के बाद तीनों चुपचाप बैठे रहे। जो उन्होंने खोजा था उसके निहितार्थों को संसाधित करते रहे। अगर हम जो सोच रहे हैं वह सच है, राजेश, उसने अंत में कहा, तो प्रिया ने न केवल निर्णय की गलती की, उसने संभावित रूप से अपने करियर की सबसे महंगी गलती की। लेकिन उस स्थिति में कोई सफाई कर्मचारी के रूप में वेश क्यों धारण करेगा? अमित ने पूछा। सीमा देवी, कंपनी में दशकों के अनुभव के साथ एक सिद्धांत था। मैंने वर्षों से कई अधिकारियों को देखा है, सबसे अच्छे, जो वास्तव में अपनी कंपनियों की परवाह करते हैं। कभी कभी वे यह समझने के लिए अपरंपरागत चीजें करते हैं कि परिचालन स्तर पर वास्तव में क्या हो रहा है। क्या तुम यह सुझाव दे रही हो कि यह एक तरह की गुप्त जांच थी? राजेश ने पूछा। यह संभव है, और अगर ऐसा है तो रोहन हम सभी को देख रहा था और मूल्यांकन कर रहा था, जिसमें प्रिया भी शामिल थी। यह एहसास कि उन्हें बिना जाने देखा और मूल्यांकन किया गया था, स्थिति में जटिलता का एक नया आयाम जोड़ दिया। सवाल यह है, अमित ने धीरे धीरे कहा, वह अब क्या करने जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, प्रिया का क्या होगा जब सच्चाई सामने आएगी? इन सवालों का कोई जवाब तीनों के पास नहीं था, लेकिन सभी सहज रूप से जानते थे कि अगले घंटे ऐसी रहस्योद्घाटन लाएंगे जो प्रगति एंटरप्राइजेस की गतिशीलता को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस बीच रोहन ने अपनी गुप्त जांच को ऐसे परिणामों के साथ पूरा कर लिया था जो उसके सबसे बुरे डर से भी अधिक थे। उसने उस दिन जो देखा था, विशेष रूप से प्रिया का व्यवहार, ने उन संदेहों की पुष्टि की थी जो उसे अपनी कंपनी की कॉरपोरेट संस्कृति में व्यवस्थित समस्याओं के बारे में हफ्तों से थे। उसे जो सार्वजनिक अपमान हुआ था वह केवल हिमखंड का सिरा था, और वह ऐसे बदलावों को लागू करने के लिए दृढ़ था जो यह सुनिश्चित करें कि किसी भी वास्तविक कर्मचारी के साथ फिर कभी ऐसा व्यवहार न हो। आने वाला तूफान महाकाव्य होगा और प्रिया पहला लक्ष्य होगी जब सच्चाई अंततः सामने आएगी। अगले दिन का सूर्योदय प्रगति एंटरप्राइजेस के भवन में एक अलग ऊर्जा लेकर आया। रोहन जल्दी आ गया, लेकिन इस बार उस सफाई कर्मचारी के रूप में नहीं जो वह पिछले दिन था। एक बेदाग सूट पहने और एक कार्यकारी ब्रीफकेस पकड़े हुए वह सीधे मुख्य लिफ्ट की ओर चला गया, किसी ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ जो इमारत के हर इंच को जानता था। सीमा देवी ने सबसे पहले उसे कार्यकारी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकलते हुए देखा। सदमा तत्काल और विनाशकारी था। जिस आदमी को प्रिया ने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था, वह अब राष्ट्रपति के मुख्य कार्यालय की ओर अधिकार के साथ बढ़ रहा था। रास्ते में मिलने वाले उच्च स्तरीय अधिकारियों को परिचित अंदाज में अभिवादन कर रहा था। हे भगवान, सीमा देवी ने फुसफुसाते हुए कहा, एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए, जब वह अपनी आंखों के सामने घटित हो रही वास्तविकता को समझ रही थी। उसके दशकों के अनुभव ने उसे सच्चे नेताओं को पहचानना सिखाया था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पिछले दिन का भीगा हुआ आदमी पूरी कंपनी का मालिक होगा। अमित थोड़ी देर बाद आया और तुरंत सीमा देवी के चेहरे पर सदमे का भाव देखा। क्या हुआ? तुम ऐसे लग रही हो जैसे तुमने एक भूत देखा हो। एक भूत से कहीं ज्यादा बुरा, सीमा देवी ने कांपती आवाज में जवाब दिया। अमित, तुम्हें कल के सफाई कर्मचारी याद हैं? रोहन अग्रवाल। बेशक, क्यों? अमित बीच वाक्य में रुक गया जब उसने सीमा देवी की नजर का पीछा करते हुए कार्यकारी लिफ्टों की ओर देखा। यह नहीं हो सकता, वह वही आदमी नहीं हो सकता, वह ही है, सीमा देवी ने पुष्टि की। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। अमित, हमने अभी अभी प्रिया को पूरी कंपनी के मालिक को अपमानित करते देखा है। राजेश सामान्य से भी पहले काम पर आ गए थे, उन संदेहों से प्रेरित होकर जो उसे रात भर जगाए हुए थे। जब उसने रोहन को कार्यकारी लिफ्ट से बाहर निकलते देखा, एक कार्यकारी के रूप में कपड़े पहने हुए जो वह स्पष्ट रूप से था, तो उसे सत्यापन और पूर्ण भय का मिश्रण महसूस हुआ। उसकी प्रवृत्ति सही थी, उसने सोचा, लेकिन पुष्टि के साथ यह एहसास भी आया कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसके प्रिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। रोहन सीधे अपने निजी कार्यालय की ओर गए, जहां पूजा मेहता, उसकी निजी कार्यकारी सहायक, दिन के एजेंडे और स्पष्ट चिंता के भाव के साथ उसका इंतजार कर रही थी। श्री अग्रवाल, पूजा ने शुरू किया, मुझे आपकी आपातकालीन बैठक के बारे में संदेश मिला था। सब ठीक है? कल आपकी अनुपस्थिति असामान्य थी। रोहन अपनी डेस्क के पीछे बैठ गया, वही डेस्क जिससे उसने वर्षों से प्रगति एंटरप्राइजेस का नेतृत्व किया था। कंपनी को एक छोटे स्टार्टअप से आज के कॉरपोरेट साम्राज्य तक बनाया था।
अपने ही भवन में अपमानित होने का व्यंग्य उसे नहीं बचा। पूजा, मुझे सभी विभाग प्रबंधकों के साथ तुरंत एक बैठक बुलाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि मानव संसाधन निदेशक और सुरक्षा प्रमुख भी उपस्थित रहें। बेशक सर। क्या मुझे बैठक के उद्देश्य के बारे में कुछ विशेष बताना चाहिए? रोहन ने सवाल पर ध्यान से विचार किया। उन्हें बताओ कि हम अपनी कॉरपोरेट संस्कृति और कर्मियों के प्रबंधन नीतियों में महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूजा बैठक का आयोजन कर रही थी। अनंद्री है मिला में बात है। रोहन पिछले दिन की घटनाओं पर विचार कर रहा था। उसकी गुप्त जांच ने उसकी कल्पना से भी गहरी समस्याओं का खुलासा किया था। प्रिया का व्यवहार एक अलग घटना नहीं थी। यह एक विषाक्त संस्कृति का लक्षण था जिसने सत्ता के दुरुपयोग को पनपने दिया था। प्रिया के विभाग में सुबह सामान्य रूप से शुरू हुई थी। वह पिछली सुबह की तरह ही अहंकार के साथ रिपोर्ट की समीक्षा कर रही थी, आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान। सफाई कर्मचारी को अपनी जगह पर रखने की उसकी संतुष्टि हर हावभाव और टिप्पणी में स्पष्ट थी। सीमा देवी, प्रिया ने अपने कार्यालय से बुलाया। मुझे इन पेरोल दस्तावेजों की समीक्षा करने की जरूरत है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि सभी रखरखाव कर्मचारी हमारे मानकों को पूरा न करने के परिणामों को समझें। सीमा देवी भारी कदमों से कार्यालय में प्रवेश किया, उस ज्ञान का बोझ लेकर जिसे प्रिया अभी तक नहीं जानती थी। प्रिया, उन दस्तावेजों की समीक्षा करने से पहले क्या तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है? क्या इतना जरूरी हो सकता है? प्रिया ने अपने कंप्यूटर से नजरें उठाए बिना पूछा। यह कल के सफाई कर्मचारी रोहन अग्रवाल के बारे में है। प्रिया ने आखिरकार ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। क्या हुआ उसे? मुझे उम्मीद है कि उसने इस जगह को बेदाग रखने के महत्व के बारे में अपना सबक सीख लिया है। सीमा देवी ने गहरी सांस ली, प्रभाव के लिए खुद को तैयार किया। प्रिया, वह आदमी एक सफाई कर्मचारी नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि रोहन अग्रवाल इस कंपनी का मालिक है। वह हमारा मालिक है। वह हम सभी का मालिक है। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह पूर्ण था। प्रिया पूरी तरह से स्थिर खड़ी रह गई, जैसे सीमा देवी के शब्दों को उसके दिमाग में संसाधित होने में समय लग रहा हो। जब आखिरकार वास्तविकता उसे लगी तो उसके चेहरे पर भावनाओं का एक क्रम आ गया। भ्रम, इनकार, भय और अंत में शुद्ध आतंक। यह असंभव है, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह आदमी, वह दिख रहा था। यह सच नहीं हो सकता। यह सच है। सीमा देवी ने गंभीरता से पुष्टि की। अमित ने कल रात रिकॉर्ड की जांच की। राजेश ने आज सुबह अपने संदेहों की पुष्टि की और मैंने खुद उसे 1 घंटे पहले इमारत में आते देखा। सीधे राष्ट्रपति कार्यालय की ओर बढ़ रहा था। प्रिया इतनी तेजी से खड़ी हुई कि उसकी कुर्सी गिर गई। उसकी पूरी दुनिया बिखर रही थी जब उसने जो किया था उसकी भयावहता को समझा। उसने न केवल एक निर्दोष कर्मचारी को अपमानित किया था, उसने उस आदमी को अपमानित किया था जो उसके पेशेवर भाग्य, उसके करियर, उसके भविष्य को नियंत्रित करता था। मैं क्या करूं? वह अपने कार्यालय में पिंजरे में बंद जानवर की तरह घूमते हुए बुदबुदाई। मैं क्या कर सकती हूं सीमा देवी? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें इसे ठीक करने का कोई तरीका खोजना होगा। सीमा देवी ने प्रिया के आतंक को दया और काव्य न्याय के मिश्रण के साथ देखा। प्रिया, तुमने कल जो किया उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। तुमने कंपनी के मालिक को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? उसी पल प्रिया का फोन बजा। यह पूजा मेहता थी, रोहन की कार्यकारी सहायक। मैडम प्रिया, श्री अग्रवाल मुख्य सम्मेलन कक्ष में आपकी तत्काल उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। बैठक 15 मिनट में शुरू होगी। प्रिया ने कांपते हाथों से फोन रख दिया। सीमा देवी, मेरे साथ आओ। मैं अकेले इसका सामना नहीं कर सकती। प्रिया, यह कुछ ऐसा है जिसका तुम्हें अकेले सामना करना होगा। यह तुम्हारे कार्यों के परिणाम है। प्रिया अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी बैठक के लिए तैयारी कर रही थी। रोहन सम्मेलन कक्ष में अपनी गुप्त जांच के दौरान देखी गई बातों पर सावधानी से नोट्स की समीक्षा कर रहा था। अमित बैठक में जल्दी आ गया था। अभी भी इस रहस्य उद्घाटन को संसाधित कर रहा था कि वह रोहन अग्रवाल के लिए बिना जाने काम कर रहा था। राजेश भी मौजूद थे। उनकी अभिव्यक्ति सम्मान के साथ मिश्रित थी और रोहन द्वारा अपनाई गई अपरंपरागत रणनीति के लिए प्रशंसा थी। एक एक करके विभाग प्रबंधक आने लगे। उनमें से अधिकांश को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें इतनी कम सूचना पर क्यों बुलाया गया था। जब प्रिया अंततः अंदर आई तो उसके चेहरे पर सफेदी थी और उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहे थे, तो कमरे में तनाव स्पष्ट था। जब सभी उपस्थित थे तो रोहन खड़े हो गए। उसकी उपस्थिति स्वाभाविक सम्मान का आदेश देती थी
और पिछले दिन के विनम्र आदमी के विपरीत उन लोगों के लिए चौंकाने वाला था जिन्होंने पिछली घटनाओं को देखा था। सभी को नमस्कार, रोहन ने स्पष्ट और आधिकारिक आवाज में शुरू किया। मैंने आज आपको हमारी कंपनी की कॉरपोरेट संस्कृति से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। प्रिया अपनी कुर्सी में धंस गई, हर शब्द को अपने कार्यों पर एक निर्णय के रूप में महसूस कर रही थी। कल, रोहन ने जारी रखा, मैंने यह मूल्यांकन करने के लिए एक अपरंपरागत जांच लागू की कि हम वास्तव में अपने कर्मचारियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं जब हम सोचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं देख रहा है। फुसफुसाहट ने कमरे को भर दिया जब कुछ प्रबंधक उसके शब्दों के निहितार्थों को समझने लगे। मैंने खुद को एक सफाई कर्मचारी के रूप में डिस्फ्राजादो किया और एक पूरे दिन तक अपनी सुविधाओं में काम किया। मैंने जो देखा उसने मुझे एक संगठन के रूप में काम करने के तरीके पर मौलिक रूप से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। रोहन त्राखा धीरे धीरे मेज के चारों ओर चला। उसकी आंखें वहां मौजूद हर चेहरे पर संक्षेप में रुक गईं। मैंने पाया कि हमारे पास ऐसे प्रबंधक हैं जो अधिकार को दुरुपयोग के साथ भ्रमित करते हैं, जो मानते हैं कि कर्मचारियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना नेतृत्व का एक स्वीकार्य रूप है, जो निचले पद के कर्मचारियों को मानव से कम मानते हैं। प्रिया को लगा कि हर शब्द एक कटार है जो सीधे उसकी ओर निर्देशित है। विशेष रूप से रोहन ने जारी रखा, उसकी आवाज और दृढ़ हो गई। मैंने ऐसे व्यवहार को देखा जो न केवल अस्वीकार्य है बल्कि उन सभी मूल्यों के खिलाफ है जो यह कंपनी प्रतिनिधित्व करती है। वह सीधे प्रिया के सामने रुक गया। मैडम प्रिया, क्या आप अपने सहयोगियों को यह बताना चाहेंगी कि कल आपके विभाग में क्या हुआ था? प्रिया ने अपना मुंह खोला लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसने इस बात की पूरी समझ का सामना किया कि उसका करियर खत्म हो गया था। मैं आपकी मदद करता हूं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज एक पेशेवर लेकिन दृढ़ स्वर बनाए हुए थी। कल, मैडम प्रिया ने एक ऐसे व्यक्ति पर पानी डाला जिसे वह एक सफाई कर्मचारी समझती थी। उसे 20 से अधिक गवाहों के सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया क्योंकि फर्श पर एक सूक्ष्म धब्बा था जो मुश्किल से दिखाई दे रहा था। कमरे में सदमा स्पष्ट था। कई प्रबंधकों ने भयावहता और घृणा की नजरें आपस में बदलीं। यह व्यवहार एक विषाक्त कॉरपोरेट संस्कृति के साथ सब कुछ गलत दर्शाता है। यह उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान हैं केवल कॉरपोरेट पदानुक्रम में उनकी स्थिति के आधार पर। रोहन मेज के सिर पर अपनी जगह पर लौट आया। तत्काल प्रभावी, मैडम प्रिया अब इस संगठन का हिस्सा नहीं है। उनका व्यवहार हमारे मूल्यों और एक स्वस्थ कार्य वातावरण कैसा होना चाहिए इस बारे में हमारी दृष्टि के साथ असंगत है। प्रिया ने आखिरकार अपनी आवाज उठाई। श्री अग्रवाल, कृपया, क्या मैं बदल सकती हूं? मैं बेहतर हो सकती हूं। यह निर्णय की गलती थी। रोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मैडम प्रिया, किसी पर पानी डालना क्योंकि वह आपके असंभव मानकों को पूरा नहीं कर रहा था, यह निर्णय की गलती नहीं थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया एक क्रूर विकल्प था जिसने दूसरों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने का क्या मतलब है यह भूल गया था। बैठक रोहन द्वारा कंपनी की नीतियों में व्यवस्थित बदलावों, नए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सत्ता के दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए गुमनाम चैनलों के कार्यान्वयन की घोषणा के साथ जारी रही। प्रिया खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई, अपनी चीजें लेकर। जब वह समझ रही थी कि पिछले दिन का उसका अपमान उसके पेशेवर करियर का अंत हो गया था। यह सबक न केवल प्रिया ने बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों ने सीखा था। एक वास्तव में सफल कंपनी में हर व्यक्ति अपनी स्थिति की परवाह किए बिना सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने का हकदार है। प्रिया के सार्वजनिक अपमान और उसके बाद बर्खास्तगी की खबरें अनियंत्रित आग की तरह पूरे भवन में फैल गईं। घंटों के भीतर प्रगति एंटरप्राइजेज के हर कर्मचारी को इस बात का विवरण पता था कि सबसे डरावनी मैनेजर ने कैसे कंपनी के मालिक को बिना जाने बुरा व्यवहार करने के लिए अपनी नौकरी खो दी थी। रोहन विनाशकारी बैठक के बाद अपने कार्यालय में लौट आए थे, लेकिन उनका काम अभी शुरू हुआ था। गुप्त जांच से पता चला था कि प्रिया का जहरीला व्यवहार एक बड़े हिमखंड का सिर्फ सिरा था। अगले कुछ घंटों के दौरान कंपनी भर से कर्मचारी आने लगे। कुछ सीधे और कुछ बिचौलियों के माध्यम से ऐसी कहानियां साझा कर रहे थे जो बहुत लंबे समय तक चुप रही थीं। सीमा देवी निजी बैठक का अनुरोध करने वाली पहली थीं। कंपनी में दशकों के उनके अनुभव ने उन्हें सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था, और जो उन्हें रोहन के साथ साझा करना था वह खुलासा करने वाला और परेशान करने वाला दोनों था। श्री अग्रवाल, सीमा देवी ने एक बार जब वे अपने कार्यालय में अकेले थे तो शुरू किया,
प्रिया के साथ मैंने कल जो देखा वह एक अलग घटना नहीं थी। महीनों से कई कर्मचारी उनके व्यवहार के बारे में चिंताओं के साथ मेरे पास आए हैं। रोहन आगे झुक गए, सीमा देवी को अपना पूरा ध्यान दिया। कृपया मुझे सब कुछ बताओ। प्रिया ने व्यवस्थित धमकी का एक पैटर्न विकसित कर लिया था। सीमा देवी ने समझाया। उसकी आवाज में बरसों का दबा हुआ निराशा थी। नए कर्मचारी विशेष रूप से कमजोर थे। वह उन्हें छोटी छोटी गलतियों के लिए अपमानित करती थी, उन्हें बिना किसी मुआवजे के ओवरटाइम काम करवाती थी और लगातार डर का माहौल बनाती थी। यह पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? रोहन ने पूछा। हालांकि उसे जवाब का संदेह था, क्योंकि प्रिया ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि उसके तरीकों पर सवाल उठाने से तत्काल बर्खास्तगी होगी। उसके पास स्थितियों में हेरफेर करने का भी एक तरीका था, ताकि ऐसा लगे कि कर्मचारी समस्या थे, वह नहीं। रोहन ने ध्यान से नोट्स लिए, जबकि सीमा देवी एक के बाद एक घटना सुनाती रही। हर कहानी के साथ यह और स्पष्ट होता गया कि गुप्त रूप से जांच करने का उनका निर्णय न केवल उचित था, बल्कि आवश्यक भी था। सीमा देवी, मुझे नाम चाहिए। मुझे हर उस कर्मचारी से बात करनी होगी जो प्रिया के व्यवहार से प्रभावित हुआ था। मैंने पहले ही एक सूची तैयार कर ली है, सीमा देवी ने जवाब दिया, उसे एक दस्तावेज सौंपते हुए जिसे उसने उस सुबह संकलित किया था। कुल 17 कर्मचारी हैं, जिनमें से कुछ ने उनके साथ हुए व्यवहार के कारण इस्तीफा दे दिया। जब रोहन सूची की समीक्षा कर रहे थे, अमित तत्काल भाव के साथ दरवाजे पर दिखाई दिए। श्री अग्रवाल, रुकावट के लिए क्षमा करें, लेकिन आपको तुरंत कुछ देखना होगा। अमित एक बक्सा लेकर अंदर आया, जिसमें दस्तावेज भरे हुए थे। प्रिया को इमारत से बाहर निकाले जाने के बाद राजेश और मैंने उसके कार्यालय की जांच की। हमें यह उसके व्यक्तिगत फाइलर में छिपा हुआ मिला। दस्तावेजों ने सत्ता के दुरुपयोग का एक और भी व्यवस्थित पैटर्न दिखाया। प्रिया एक बदले की भावना से भरी फाइल रखती थी, जहां वह उन कर्मचारियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करती थी जिन्हें वह समस्याग्रस्त मानती थी, जिसमें उनकी पारिवारिक स्थितियों, वित्तीय समस्याओं और किसी भी कमजोरी का विवरण शामिल था जिसका वह उनके खिलाफ उपयोग कर सकती थी। यह आंतरिक कॉरपोरेट जासूसी है। रोहन ने अवैध रूप से एकत्र की गई जानकारी के पन्ने पलटते हुए बुदबुदाई। वह न केवल अपमानजनक थी, वह पूरी तरह से अनैतिक थी। सबसे परेशान करने वाले दस्तावेजों में से एक में व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक धमकी के माध्यम से कई अनुभवी कर्मचारियों के इस्तीफे को मजबूर करने की एक योजना का विवरण था। प्रिया ने सेवानिवृत्ति के करीब कर्मचारियों की पहचान की थी और उन्हें इतना दुखी महसूस कराने के लिए विशिष्ट रणनीतियां विकसित की थीं कि वे अपने पूर्ण लाभों का दावा करने से पहले इस्तीफा दे देंगे। श्री अग्रवाल, अमित ने कांपती आवाज में कहा, कई कर्मचारी इस प्रणाली के तहत महीनों से पीड़ित हैं। कुछ ने गंभीर चिंता विकसित की है, दूसरों को चिकित्सा लेनी पड़ी है। इस रहस्योद्घाटन ने रोहन को मुक्के की तरह मारा। न केवल उसकी कंपनी में एक अपमानजनक कर्मचारी था, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक यातना की एक संगठनात्मक प्रणाली चला रहा था जिसने वास्तविक लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचाया था। राजेश थोड़ी देर बाद अतिरिक्त जानकारी के साथ आए थे जो उन्होंने सुरक्षा कैमरों से एकत्र की थी। श्री अग्रवाल, मैंने महीनों की सुरक्षा रिकॉर्डिंग की समीक्षा की है। प्रिया का अपमानजनक व्यवहार स्थिर था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रिकॉर्डिंग में प्रिया को कर्मचारियों पर चिल्लाते हुए, उन्हें अपमानजनक परिस्थितियों में काम करते हुए और कुछ मामलों में उन्हें दंडित करने के बहाने जानबूझकर उनके काम को नष्ट करते हुए दिखाया गया था। यह इतनी देर तक कैसे जारी रह सकता था कि मेरे ध्यान में नहीं आया? रोहन ने पूछा, अपने कर्मचारियों के दुख के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार महसूस करते हुए, क्योंकि प्रिया ऊपरी स्तरों तक पहुंचने वाली जानकारी में हेरफेर करने में माहिर थी। राजेश ने समझाया, वह ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करती थीं जिससे ऐसा लगता था कि समस्याएं कर्मचारियों की गलती थीं, न कि उसके प्रबंधन की। रोहन को एहसास हुआ कि उसकी कंपनी दक्षता के एक मुखौटे के तहत काम कर रही थी जिसने व्यवस्थित दुर्व्यवहार की वास्तविकता को छुपाया था। उसे व्यक्तिगत रूप से जो अपमान हुआ था वह उससे कम था जो अन्य कर्मचारी महीनों से सह रहे थे। उस दोपहर रोहन ने एक ओपन डोर सत्र लागू किया, जहां कोई भी कर्मचारी प्रतिशोध के डर के बिना अपने अनुभव साझा करने आ सकता था। प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। मीरा कपूर, एक अकाउंटेंट जो कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी, सबसे पहले आने वालों में से एक थी। आंसू भरी आंखों से उसने बताया कि प्रिया ने कैसे जानबूझकर अपनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना को तोड़ दिया था। फिर उसने उसे सार्वजनिक रूप से उस विफलता के लिए अपमानित किया था जिसे उसने खुद पैदा किया था। श्री अग्रवाल, कई रातें ऐसी थीं जब मैं सो नहीं पाती थी, ये सोचकर कि मैंने क्या गलत किया है। मीरा ने कबूल किया।
प्रिया ने मुझे मना लिया था कि मैं अक्षम हूं, जबकि वास्तव में वह सक्रिय रूप से मेरे काम को तोड़ रही थी। समीर सिंह, एक सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी, ने एक और भी परेशान करने वाली कहानी साझा की। प्रिया को पता चला था कि वह अपने खाली घंटों के दौरान एक पेशेवर प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए पढ़ रहा था और जानबूझकर उसे अपने अध्ययन के घंटों के दौरान अतिरिक्त काम देना शुरू कर दिया था, जिससे उसकी निरंतर शिक्षा को प्रभावी ढंग से तोड़ा जा रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरा वर्तमान काम पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो शायद मुझे कहीं और नौकरी तलाशने पर विचार करना चाहिए, समीर ने बताया। लेकिन जब मैंने दूसरे विभाग में स्थानांतरित होने की कोशिश की तो उसने यह कहते हुए स्थानांतरण रोक दिया कि मैं एक समस्याग्रस्त कर्मचारी हूं। हर कहानी पिछली से अधिक विनाशकारी थी। रोहन को यह समझना शुरू हुआ कि प्रिया केवल एक सख्त मैनेजर नहीं थी, वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो जानबूझकर दूसरों को नियंत्रित करने और शक्ति की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाती थी। पूजा मेहता, उसकी कार्यकारी सहायक, हर गवाही को दर्ज कर रही थी। श्री अग्रवाल, अब तक हमने 40 से अधिक कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले दुर्व्यवहार के मामलों को दर्ज किया है। 40 कर्मचारी, रोहन ने जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हुए दोहराया। हम अपनी छत के नीचे ऐसा कैसे होने दे सकते थे? सवाल अलंकारिक था, लेकिन जवाब स्पष्ट था। उन्होंने संख्याओं के पीछे की मानवीय वास्तविकता की जांच किए बिना रिपोर्टों और मैट्रिक्स पर भरोसा किया था। प्रिया अपने विनाशकारी व्यवहार को छिपाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर करने में माहिर थी। उस रात रोहन ने देर रात तक काम किया, न केवल दुर्व्यवहार के व्यक्तिगत मामलों को संबोधित करने के लिए, बल्कि ऐसी प्रणालियों को लागू करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की जो यह सुनिश्चित करें कि ऐसा कुछ फिर कभी न हो। सबसे पहले उन्होंने प्रिया के व्यवहार से क्षतिग्रस्त हुए कर्मचारियों के लिए एक मुआवजा कोष स्थापित किया। इसमें कंपनी द्वारा भुगतान की गई चिकित्सा, हुए तनाव के लिए वित्तीय मुआवजा और उनके करियर को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए पेशेवर विकास के अवसर शामिल थे। दूसरा, उन्होंने एक 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लागू की, जहां कर्मचारी गुमनाम रूप से अपने पर्यवेक्षकों का मूल्यांकन कर सकते थे, जिससे सत्ता के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए कई चैनल बनाए गए, इससे पहले कि वह बढ़े। तीसरा, उन्होंने किसी भी प्रकार की धमकी या दुर्व्यवहार के लिए शून्य सहिष्णुता नीति स्थापित की। किसी भी रिपोर्ट के लिए अनिवार्य जांच और उल्लंघनकर्ताओं के लिए तत्काल परिणाम। लेकिन रोहन जानता था कि व्यवस्थित परिवर्तन, हालांकि आवश्यक थे, प्रिया द्वारा किए गए भावनात्मक नुकसान को ठीक नहीं कर सकते थे। कई कर्मचारियों को अपना आत्मविश्वास और कल्याण वापस पाने के लिए समय और समर्थन की आवश्यकता होगी। अगले दिन रोहन ने एक सामान्य सभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने पूरी कंपनी को संबोधित किया। ऑडिटोरियम भरा हुआ था। सभी स्तरों के कर्मचारी अपने नेता से आने वाले परिवर्तनों के बारे में सीधे सुनने का इंतजार कर रहे थे। प्रगति एंटरप्राइजेस के कर्मचारी, रोहन ने शुरू किया। उसकी आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी। कल मैंने पाया कि हमारी कंपनी डर और दुर्व्यवहार की संस्कृति के तहत काम कर रही है, जो हमारे मूलभूत मूल्यों के साथ पूरी तरह से असंगत है। पूरा सन्नाटा छा गया जब हर मौजूद व्यक्ति ने उसके शब्दों के निहितार्थों को समझा। मैंने सीखा है कि तुम में से कुछ लोगों को पर्यवेक्षकों द्वारा अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने अधिकार को अत्याचार के साथ भ्रमित किया। यह आज समाप्त को होता है। रोहन ने उन सभी उपायों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें वह लागू कर रहा था, पीड़ितों के लिए मुआवजे से लेकर कर्मचारियों के लिए नई सुरक्षा प्रणालियों तक। लेकिन किसी भी नीति या प्रक्रिया से अधिक महत्वपूर्ण, उसने जारी रखा, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप में से प्रत्येक का एक इंसान के रूप में आंतरिक मूल्य है। कॉर्पोरेट पदानुक्रम में आपकी स्थिति आपकी गरिमा को निर्धारित नहीं करती है। इसके बाद जो तालियां बजीं वे केवल विनम्र नहीं थीं, वे कैथार्सिक थीं। कई महीनों से डर और चिंता में जी रहे कर्मचारियों को आखिरकार लगा कि उनके पास एक ऐसा नेता है जो उन्हें व्यक्तियों के रूप में देखेगा और उनकी रक्षा करेगा, न कि केवल संसाधनों के रूप में। सभा के बाद रोहन ऑडिटोरियम में रुके रहे ताकि किसी भी कर्मचारी से व्यक्तिगत रूप से बात कर सकें जो पास आना चाहता था। बातचीत घंटों तक जारी रही। हर एक ने उनकी दृढ़ता को मजबूत किया कि वे आपसी सम्मान और मानवीय गरिमा पर आधारित एक कॉर्पोरेट संस्कृति का निर्माण करें। प्रगति एंटरप्राइजेज का परिवर्तन शुरू हो गया था। अपमान के एक क्षण से पैदा हुआ था, जिसने ऐसी सच्चाइयों का खुलासा किया था जो एक संगठन के रूप में काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी। प्रगति एंटरप्राइजेज की नींव हिला देने वाले रहस्योद्घाटन के हफ्तों बाद रोहन खुद को एक ऐसे परिवर्तन का नेतृत्व करते हुए पाया
जो उसने शुरू में कल्पना की थी उससे कहीं आगे था, जो एक कॉरपोरेट संस्कृति का मूल्यांकन करने के लिए एक गुप्त जांच के रूप में शुरू हुआ था, वह कंपनी के संचालन के तरीके में एक पूर्ण क्रांति बने गया था। लागू किए गए परिवर्तनों का प्रभाव तुरंत हर विभाग में महसूस किया गया। जिन कर्मचारियों ने प्रिया के आतंक के शासनकाल में जीवन बिताया था, उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव करना शुरू किया जिसे कई लोग भूल गए थे, बिना डर के काम पर जाने का एहसास। हालांकि इतनी गहरी चोटों को ठीक करने के लिए केवल समस्या के स्रोत को हटाने से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। डॉ. अंजना देसाई, संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक, जिसे रोहन ने रिकवरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए काम पर रखा था, प्रभावित कर्मचारियों के साथ अथक रूप से काम कर रही थी। उनके सत्रों ने उस आघात की गहराई का खुलासा किया जो प्रिया ने मैनेजर के रूप में अपने समय के दौरान किया था। श्री अग्रवाल, डॉ. अंजना देसाई ने अपनी साप्ताहिक बैठकों में से एक के दौरान उन्हें बताया, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के प्रभाव जो हमने दर्ज किए हैं वे हमारी प्रारंभिक मूल्यांकन से परे हैं। कुछ कर्मचारियों ने काम से संबंधित पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लक्षण विकसित किए। रोहन ने ध्यान से सुना, जबकि डॉ. अंजना ने समझाया कि प्रिया के व्यवस्थित व्यवहार ने कर्मचारियों के बीच लगातार हाइपर विजिलेंस का माहौल कैसे बनाया था। कई लोगों ने प्रत्याशित चिंता विकसित की थी, हर दिन काम पर यह उम्मीद करते हुए आते थे कि उन्हें अपमानित किया जाएगा या हमला किया जाएगा। मीरा कपूर, उदाहरण के लिए, डॉ. अंजना देसाई ने जारी रखा, काम से संबंधित बुरे सपने का अनुभव कर रही है। समीर सिंह को आतंक के दौरे पड़ने लगे थे जो हर रविवार रात को शुरू होते थे। केवल प्रिया की देखरेख में एक और सप्ताह का सामना करने के बारे में सोचते हुए इन खुलासों ने रोहन को एक पूरी तरह से नया मानसिक कल्याण कार्यक्रम लागू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने न केवल सभी प्रभावित कर्मचारियों के लिए मुफ्त चिकित्सा प्रदान की, बल्कि इमारत के भीतर एक कल्याण केंद्र भी स्थापित किया, जिसमें ध्यान के लिए स्थान, विश्राम कक्ष और काम के घंटों के दौरान उपलब्ध परामर्शदाता शामिल थे। सीमा देवी ने मानव संसाधन विभाग की प्रबंधन जिम्मेदारियों को अस्थायी रूप से संभाला था, जबकि रोहन प्रिया के लिए एक स्थायी प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा था। उनके दशकों के अनुभव और ईमानदारी की उनकी प्रतिष्ठा ने उन्हें संक्रमण के दौरान नेतृत्व करने के लिए आदर्श व्यक्ति बना दिया। रोहन, सीमा देवी ने अपनी दैनिक बैठकों में से एक के दौरान उनसे कहा, मुझे अन्य कंपनियों से फोन आ रहे हैं। आपने जो किया उसकी खबर पूरे उद्योग में फैल गई है। किस तरह के कॉल? रोहन ने उत्सुकता से पूछा। अन्य सीईओ यह जानना चाहते हैं कि आपने इतनी जल्दी ऐसे कठोर बदलाव कैसे लागू किए। कुछ अपनी कॉरपोरेट संस्कृतियों का मूल्यांकन करने के लिए परामर्श मांग रहे हैं। जाहिर है, आपकी गुप्त जांच के दृष्टिकोण ने अन्य नेताओं को अपनी कंपनियों में वास्तव में क्या हो रहा है, इस पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। रोहन ने उम्मीद नहीं की थी कि उनके अनुभव का प्रगति एंटरप्राइजेस से परे भी असर होगा, लेकिन यह विचार कि अन्य नेता अपनी कॉरपोरेट संस्कृतियों के बारे में अपनी धारणाओं पर सवाल उठा रहे थे, संतोषजनक था। राजेश सभी लागू किए गए परिवर्तनों और उनके प्रभावों को सावधानीपूर्वक दर्ज कर रहे थे। उनकी साप्ताहिक रिपोर्टों में कई मैट्रिक्स में नाटकीय सुधार दिखाए गए। उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, बीमारी के कारण अनुपस्थिति में भारी कमी आई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नौकरी की संतुष्टि के मूल्यांकन ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए थे। यह असाधारण है, राजेश ने एक सुबह की बैठक के दौरान उन्हें बताया। प्रिया के जाने के बाद से हमें उत्पीड़न या धमकी की कोई घटना नहीं हुई है। कर्मचारी काम पर खुशी के ऐसे स्तरों की रिपोर्ट कर रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उन व्यक्तिगत कर्मचारियों में देखा गया जो प्रिया के दुर्व्यवहार से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। मीरा कपूर, जो तनाव के कारण इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी, ने न केवल रहने का फैसला किया बल्कि एक अभिनव परियोजना का प्रस्ताव दिया जो लेखा विभाग में क्रांति ला सकती थी। श्री अग्रवाल, मीरा ने एक प्रस्तुति के दौरान उनसे कहा, जिसे उसने पिछले नेतृत्व के तहत महीनों से अनुरोध किया था। मेरे पास अपनी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के विचार थे, लेकिन प्रतिशोध के डर से मैंने उन्हें व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उनका प्रस्ताव शानदार था, एक स्वचालित प्रणाली जो देय खातों की प्रसंस्करण के समय को 60% तक कम कर सकती थी, जबकि साथ ही सटीकता में सुधार कर सकती थी। यह ठीक उसी तरह का नवाचार था जो तब उत्पन्न होता है जब कर्मचारी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। समीर सिंह ने एक और भी नाटकीय परिवर्तन का अनुभव किया था। चिकित्सा और समर्थन प्राप्त करने के बाद उसने न केवल अपना पेशेवर प्रमाणीकरण पूरा किया, बल्कि एक मेंटरशिप कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव दिया जहां वरिष्ठ कर्मचारी कनिष्ठ कर्मचारियों के तकनीकी कौशल को विकसित करने में मदद करेंगे। विडंबना यह है
समीर ने रोहन को समझाया, यह है कि प्रिया ने मेरी शिक्षा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अनुभव ने मुझे सिखाया कि जब आप पेशेवर रूप से बढ़ने की कोशिश कर रहे हों तो समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अन्य कर्मचारियों को कभी भी उन बाधाओं का सामना न करना पड़े। अमित को प्रशासन विभाग में एक ऐसन बाधाओं का सामना न करना पड़े पर्यवेक्षी पद पर पदोन्नत किया गया था, जहां उन्होंने एक खुली संचार प्रणाली लागू की थी जो कर्मचारियों को बिना डर के चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देती थी। प्रिया के दुर्व्यवहार को देखते हुए उनके अनुभव ने उन्हें समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षित चैनल बनाने के महत्व पर एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया था। मैंने जो कुछ भी हुआ उसे देखकर सीखा, अमित ने रोहन को समझाया, वह यह है कि चुप्पी मिली भगत है। जब अच्छे लोग बुरे व्यवहार के खिलाफ नहीं बोलते हैं तो वह व्यवहार सामान्य हो जाता है। पूजा मेहता कंपनी के भीतर एक पूरी तरह से नया नेतृत्व कार्यक्रम बनाने के लिए पेशेवर विकास संगठनों के साथ समन्वय कर रही थी। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि भविष्य के प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों को न केवल तकनीकी कौशल में बल्कि नैतिक नेतृत्व और मानवीय प्रबंधन में भी प्रशिक्षित किया जाए। हमने एक पाठ्यक्रम विकसित किया है जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संघर्ष समाधान और सबसे महत्वपूर्ण सत्ता के दुरुपयोग को पहचानना और रोकना शामिल है, पूजा ने रिपोर्ट दी। नेतृत्व की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रशिक्षण को पूरा करना होगा और सालाना अपनी प्रमाणीकरण का नवीनीकरण करना होगा। हालांकि सभी परिवर्तनों को पूरे संगठन द्वारा सकारात्मक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था। अन्य विभागों के कुछ प्रबंधक, विशेष रूप से जिन्होंने अधिक पारंपरिक और सत्तावादी प्रबंधन विधियों का उपयोग किया था, नए मानकों से असहज महसूस करने लगे। एक कार्यकारी बैठक के दौरान राजीव मल्होत्रा, बिक्री विभाग के प्रबंधक, ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। रोहन, मैं कर्मचारियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता को समझता हूं, लेकिन मुझे चिंता है कि ये बदलाव हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी परिणाम प्राप्त करने के लिए दबाव आवश्यक होता है। रोहन इस बातचीत का इंतजार कर रहा था। राजीव, मुझे विशेष रूप से बताओ कि तुम किस प्रकार के दबाव को आवश्यक मानते हो। ठीक है, स्पष्ट अपेक्षाएं स्थापित करना, समय सीमा को पूरा करने के लिए तात्कालिकता पैदा करना, उच्च मानकों को बनाए रखना, राजीव ने जवाब दिया, लेकिन उसके स्वर में कुछ ऐसा था जो यह सुझाव देता था कि उसके तरीके उसकी स्वीकार्यता से अधिक समस्याग्रस्त हो सकते हैं और तुम उस दबाव को ठीक से कैसे लागू करते हो, रोहन ने जोर दिया। राजीव की असुविधा स्पष्ट हो गई। कभी कभी उन कर्मचारियों के साथ सीधे होना आवश्यक होता है जो अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। रोहन ने एक और जांच लागू करने का फैसला किया, इस बार विशेष रूप से राजीव के विभाग पर केंद्रित। इस बार उसे भेस बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। नई मूल्यांकन और गुमनाम प्रतिक्रिया प्रणालियों से जल्दी पता चल जाएगा कि क्या कंपनी के अन्य क्षेत्रों में समान समस्याएं थीं। परिणाम उम्मीद से जल्दी आ गए। एक सप्ताह के भीतर बिक्री विभाग के कई कर्मचारियों ने राजीव के समस्याग्रस्त व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए नए संचार चैनलों का उपयोग किया था। हालांकि यह प्रिया के दुर्व्यवहार जितना चरम नहीं था, यह निश्चित रूप से धमकी और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण के निर्माण का गठन करता था। राजीव, रोहन ने एक निजी बैठक के दौरान उनसे कहा, हमें आपके प्रबंधन शैली के बारे में कई रिपोर्टें मिली हैं। ऐसा लगता है कि आपके आवश्यक दबाव की परिभाषा में कर्मचारियों पर चिल्लाना, जानबूझकर असंभव लक्ष्य निर्धारित करना और प्रेरणा के उपकरण के रूप में बर्खास्तगी की धमकियों का उपयोग करना शामिल है। राजीव ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने संकेतों को पहचानना सीख लिया था। आपके पास एक विकल्प है, हमारे नए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरी तरह से भाग लें और अपने दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदलें, या किसी अन्य कंपनी में अवसरों की तलाश करें जो आपके तरीकों के साथ अधिक संगत हो। प्रिया के विपरीत राजीव ने पहला विकल्प चुना। अगले कुछ महीनों के दौरान उन्होंने नेतृत्व प्रशिक्षकों के साथ गहन रूप से काम किया और धीरे धीरे अपने विभाग को कंपनी के सबसे सहयोगी और उत्पादक विभागों में से एक में बदल दिया। परिवर्तन प्रक्रिया ने कुछ महत्वपूर्ण खुलासा किया। वास्तविक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए निरंतर निगरानी और समस्याओं को उत्पन्न होते ही संबोधित करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी, इससे पहले कि वे व्यवस्थित हो जाएं। प्रारंभिक अपमान के महीनों बाद रोहन ने कंपनी में एक नई परंपरा लागू करने का फैसला किया, एक मासिक सभा जहां कोई भी कर्मचारी सीधे प्रशासन से सवाल पूछ सकता था, चिंताएं व्यक्त कर सकता था या विचार प्रस्तावित कर सकता था। इन सभाओं में से पहली ने 200 से अधिक कर्मचारियों को आकर्षित किया। मेरे पास जो सवाल है, संध्या राव, विपणन विभाग की एक कर्मचारी ने कहा,
वह यह है कि हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रिया के साथ जो हुआ वह फिर कभी न हो। रोहन ने जवाब देने से पहले सवाल पर ध्यान से विचार किया। संध्या, ईमानदार जवाब यह है कि हमें सतर्क रहना होगा। हमने जो प्रणालियां लागू की हैं वे अच्छी हैं, लेकिन वे सही नहीं हैं। संस्कृति तभी स्वस्थ रहती है जब हम में से प्रत्येक समस्याग्रस्त व्यवहार देखने पर बोलने के लिए प्रतिबद्ध होता है। लेकिन क्या होगा अगर समस्या पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है? इंजीनियरिंग विभाग के आलोक कुमार ने पूछा। तो विशेष रूप से बोलना महत्वपूर्ण है, रोहन ने जवाब दिया। मेरे अनुभव से मैंने जो सबक सीखा है उनमें से एक यह है कि बिना निगरानी के शक्ति अनिवार्य रूप से भ्रष्ट हो जाती है। हम सभी, मुझे भी शामिल करके, जांच और संतुलन की प्रणालियों की आवश्यकता है। अपने बिंदु को साबित करने के लिए रोहन ने घोषणा की कि वह स्वयं अपने कर्मचारियों द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के अधीन होंगे। यदि आप कभी भी मुझे उन मूल्यों के विपरीत व्यवहार करते हुए देखते हैं जिन्हें हमने स्थापित किया है, तो आपको न केवल इस बारे में मेरा सामना करने का अधिकार है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। प्रगति एंटरप्राइजेज का परिवर्तन महीनों तक चला था, लेकिन परिणाम निर्विवाद थे। कंपनी ने न केवल उस जहरीली संस्कृति को समाप्त कर दिया था जिसने प्रिया को पनपने दिया था, बल्कि उसने नैतिक नेतृत्व का एक मॉडल बनाया था जो राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर रहा था। व्यावसायिक पत्रिकाएं कॉरपोरेट संस्कृति प्रबंधन के प्रगति एंटरप्राइजेज के तरीके के बारे में लेख लिखने लगीं। विश्वविद्यालयों ने सफल संगठनात्मक परिवर्तन के उदाहरण के रूप में मामले का अध्ययन करना शुरू कर दिया। लेकिन रोहन के लिए सच्ची सफलता सरल चीजों में मापी जाती थी। कर्मचारी जो डर के बजाय उत्साह के साथ काम पर आते थे, सहयोगी टीमों से उत्पन्न होने वाले अभिनव विचार, और यह जानकर शांति कि कंपनी में हर व्यक्ति के साथ उस गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है जिसके वे हकदार थे। महीनों पहले हुए अपमान को कुछ कहीं अधिक मूल्यवान में बदल दिया गया था। नेतृत्व के वास्तविक अर्थ और शक्ति के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में एक सबक। महीनों बाद प्रगति एंटरप्राइजेज के मौलिक परिवर्तन के बाद एक फोन कॉल ने सब कुछ फिर से बदल दिया। रोहन तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे थे। उत्पादकता और नौकरी की संतुष्टि के ऐतिहासिक स्तरों से संतुष्ट थे जब पूजा मेहता उनके कार्यालय में एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ आईं जो उन्होंने प्रिया के साथ संकट के सबसे काले दिनों के बाद से नहीं देखी थी। श्री अग्रवाल, हमारे पास एक स्थिति है, पूजा ने घोषणा की, अपने पीछे का दरवाजा सावधानी से बंद करते हुए, जिसने तुरंत रोहन को अत्यधिक सतर्क कर दिया। किस तरह की स्थिति? रोहन ने अपनी कार्यकारी सहायक की आवाज में तनाव देखकर पूछा। प्रिया शर्मा लॉबी में है, वह आपसे मिलना चाहती है। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह बिजली से भरा हुआ था। रोहन को आश्चर्य, जिज्ञासा और एक अवशिष्ट क्रोध का मिश्रण महसूस हुआ जिसे उसने सोचा था कि उसने पूरी तरह से पार कर लिया है। महीनों की हीलिंग और पुनर्निर्माण के बाद जिस महिला ने इतना नुकसान पहुंचाया था वह वापस उसकी इमारत में खड़ी थी। उसने कहा, वह क्या चाहती है? रोहन ने अपनी आवाज नियंत्रित रखते हुए पूछा, हालांकि उसका दिमाग पूरी गति से दौड़ रहा था। बस यह कि उसे आपसे तुरंत बात करने की जरूरत है। वह कहती है कि यह कुछ ऐसा है जो सीधे कंपनी और उन कर्मचारियों को प्रभावित करता है जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। रोहन ने अपने विकल्पों पर विचार किया। हर वृत्ति ने उसे बैठक को अस्वीकार करने के लिए कहा कि प्रिया ने अपने समय या ध्यान का कोई भी अधिकार खो दिया था, लेकिन पूजा के विवरण में कुछ ऐसा था जो यह सुझाव देता था कि इस यात्रा में सतह पर दिखने से कहीं अधिक था। वह कैसी दिखती है? रोहन ने पूछा। एक अजीब सवाल, लेकिन किसी तरह उसे लगा कि यह जरूरी है। पूजा ने जवाब देने से पहले हिचकिचाई। बहुत अलग, श्री अग्रवाल। वह टूटी हुई लगती है। वह वही घमंडी महिला नहीं है जिसे हम जानते थे। जिज्ञासा ने सावधानी पर जीत हासिल की। उसे 5 मिनट दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजेश मौजूद रहे और मैं चाहता हूं कि पूरी बातचीत रिकॉर्ड की जाए। इंतजार करते हुए रोहन ने उन सभी बदलावों पर विचार किया जो उसके अपमान के दिन से हुए थे। कंपनी उन तरीकों से पनपी थी जिनकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। कर्मचारी न केवल अधिक उत्पादक थे, वे अधिक रचनात्मक, अधिक सहयोगी, एक दूसरे के साथ व्यवहार में अधिक मानवीय थे। डर की संस्कृति को आपसी सम्मान और साझा विकास की संस्कृति से बदल दिया गया था। राजेश पहले अंदर आए। उनकी अभिव्यक्ति पेशेवर लेकिन सतर्क थी। रोहन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यह करना चाहते हो? हमें उसे दर्शक देने की कोई बाध्यता नहीं है। मुझे पता है राजेश, लेकिन कुछ मुझे बताता है कि मुझे सुनना है कि उसे क्या कहना है। प्रिया हिचकिचाते कदमों के साथ कार्यालय में प्रवेश किया और रोहन तुरंत समझ गया कि पूजा का क्या मतलब था। जो महिला कॉरपोरेट अहंकार का प्रतीक थी,
वह अब कमजोर, असुरक्षित लग रही थी, जैसे कि वह महीनों से एक अदृश्य बोझ उठा रही हो। श्री अग्रवाल, प्रिया ने शुरू किया। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, जो उसके मैनेजर के रूप में अपने समय के दौरान उसने इस्तेमाल की थी, उससे कहीं अधिक धीमी थी। मुझे यह बैठक देने के लिए धन्यवाद। रोहन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उस महिला का अध्ययन कर रहा था जिसने अपने कर्मचारियों को इतना दर्द पहुंचाया था। उसे गुस्सा, उसकी स्पष्ट गिरावट पर संतुष्टि या कम से कम उदासीनता महसूस होने की उम्मीद थी। इसके बजाय उसने कुछ अप्रत्याशित महसूस किया, जिज्ञासा के साथ एक अनिच्छुक करुणा का मिश्रण। प्रिया, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, बोलो। श्री अग्रवाल, मैं आपसे कुछ कबूल करने आई हूं जो मुझे महीनों पहले कहना चाहिए था, कुछ ऐसा जिसे मैं अपनी बर्खास्तगी के दिन से उठा रही हूं। प्रिया कुर्सी के किनारे पर बैठ गई, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मैंने उस दिन आपके साथ जो किया, वह अपमान, वह दुर्व्यवहार केवल क्रूरता नहीं थी, यह कुछ कहीं अधिक बुरा था। रोहन ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे पता था कि आप कौन हैं। शब्द एक बम की तरह कार्यालय पर गिरे। राजेश तुरंत सीधा हो गया। उसका हाथ सहज रूप से अपनी सुरक्षा रेडियो की ओर बढ़ गया। रोहन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। तुमने अभी क्या कहा? रोहन ने अपनी आवाज खतरनाक रूप से धीमी करते हुए पूछा। मुझे पता था कि आप कंपनी के मालिक हैं, प्रिया ने जारी रखा। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मैंने आपकी गुप्त जांच का पता कुछ दिन पहले ही लगा लिया था। मैंने सुरक्षा कैमरों को आपकी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए देखा। मैंने पैटर्न देखे, मैंने संबंध बनाया। इस रहस्योद्घाटन ने रोहन को बिजली की तरह मारा। उस दिन के बारे में उसने जो कुछ भी माना था, घटना के बारे में उसने जो कहानी बनाई थी, वह तुरंत ढह गई। तुम मुझसे कह रही हो कि तुमने जानबूझकर कंपनी के मालिक को अपमानित किया, यह जानते हुए कि वह कौन था? हाँ, प्रिया ने सिर झुकाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, और मुझे आपको यह समझाना होगा कि क्यों। राजेश स्पष्ट रूप से उत्तेजित होकर खड़ा हो गया था। रोहन, यह सब बदल देता है। यह सामान्य सत्ता का दुरुपयोग नहीं था, यह जानबूझकर तोड़फोड़ थी। रोहन ने राजेश को चुप करने के लिए हाथ उठाया, हालांकि उसका अपना दिमाग दौड़ रहा था। जारी रखो, प्रिया। मुझे समझाओ कि कोई जानबूझकर अपने ही मालिक को तोड़फोड़ क्यों करेगा? प्रिया ने गहरी सांस ली, जैसे कि वह कुछ और भी विनाशकारी कबूल करने के लिए ताकत इकट्ठा कर रही हो। क्योंकि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। किसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था? विक्रम खन्ना द्वारा। नाम ने रोहन को मुक्के की तरह मारा। विक्रम खन्ना एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के सीईओ थे, जिनके साथ रोहन के अतीत में पेशेवर असहमति थी, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतनी चरम चीज करने में सक्षम होगा। विक्रम ने मेरे अतीत के बारे में जानकारी का पता लगाया था, ऐसी जानकारी जो न केवल मेरे करियर को बल्कि मेरे परिवार के जीवन को भी नष्ट कर देती। प्रिया ने समझाया। उसकी आवाज टूट रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने एक नेता के रूप में आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं खोजा, अगर मैंने कोई घोटाला नहीं किया जिसका वह प्रगति एंटरप्राइजेज को अस्थिर करने के लिए उपयोग कर सके, तो वह ऐसे रहस्यों का खुलासा करेगा जो मैं बाहर नहीं आने दे सकती। रोहन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। जो वह सुन रहा था उसके निहितार्थों को संसाधित कर रहा था। किस तरह की जानकारी? प्रिया हिचकिचाई। स्पष्ट रूप से कितना खुलासा करना है, इसके साथ संघर्ष कर रही थी। मेरा छोटा भाई अवैध गतिविधियों में शामिल है। विक्रम के पास ऐसे सबूत थे जो उसे दशकों तक जेल भेज सकते थे। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने सहयोग किया तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि मेरे भाई को दंड के बजाय मदद मिले। और तुम्हारी योजना मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करके एक घोटाला बनाने की थी। हाँ, प्रिया ने स्वीकार किया। आंसू स्वतंत्र रूप से बह रहे थे। मैंने सोचा था कि अगर मैंने उसे पर्याप्त अपमानित किया, अगर मैंने एक पर्याप्त शर्मनाक स्थिति पैदा की, तो विक्रम उसका उपयोग आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता था। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप उस तरह से प्रतिक्रिया करेंगे जैसे आपने किया। राजेश ने हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज आक्रोश से भरी हुई थी। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी कार्रवाई न केवल अपने लक्ष्य में विफल रही, बल्कि वास्तव में रोहन की प्रतिष्ठा को मजबूत किया? घोटाला एक परिवर्तनकारी नेतृत्व की कहानी बन गया। मुझे पता है, प्रिया ने दुखद रूप से जवाब दिया। जब कहानी प्रगति एंटरप्राइजेज के लिए कुछ सकारात्मक हो गई तो विक्रम क्रोधित हो गया। उसने मुझे अपनी योजना बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया। रोहन खड़ा हो गया और अपने कार्यालय में टहलने लगा। उसका दिमाग इस रहस्योद्घाटन के निहितार्थों को संसाधित कर रहा था। प्रिया, तुम मुझे यह अब क्यों बता रही हो? क्या बदल गया है? क्योंकि विक्रम रुका नहीं है, वह कुछ और भी बुरा करने की योजना बना रहा है,
और इस बार यह इस कंपनी के निर्दोष कर्मचारियों को सीधे प्रभावित करेगा। कार्यालय में माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। रोहन प्रिया के सामने रुक गया। उसकी आंखें लेजर जैसी तीव्रता के साथ उस पर टिकी थीं। वह क्या योजना बना रहा है? वह गुप्त रूप से आपके कुछ सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है, उन्हें फुलाए हुए वेतन की पेशकश कर रहा है ताकि वे अचानक इस्तीफा दे दें और उसकी कंपनी में शामिल हो जाएं। लेकिन यह केवल सामान्य भर्ती नहीं है, वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण कर्मचारियों को लक्षित कर रहा है। रोहन की नसों में ठंडा गुस्सा दौड़ गया। कौन से कर्मचारी? अमित, समीर, मीरा, मूल रूप से वे सभी कर्मचारी जो मेरे दुर्व्यवहार से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे और जो अब आपके नए नेतृत्व में फल फूल रहे हैं। विक्रम आपकी परिवर्तन की कहानी को विफलता की कहानी में बदलना चाहता है। यह दिखाना चाहता है कि बेहतर प्रस्ताव मिलने पर ठीक हुए कर्मचारी वास्तव में चले जाते हैं। योजना की गणना की गई क्रूरता ने रोहन को अवाक कर दिया। विक्रम न केवल कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, वह उस सारी हीलिंग और विकास को पूर्ववत करने की कोशिश कर रहा था जो मूल संकट से उत्पन्न हुई थी। वह इस योजना को कब निष्पादित करने जा रहा है? इस सप्ताह। उसने पहले ही कई कर्मचारियों से संपर्क किया है। कुछ ने प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन अन्य गंभीरता से उन पर विचार कर रहे हैं। रोहन तुरंत अपने कंप्यूटर की ओर चला गया। राजेश, मुझे यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या हमारे किसी प्रमुख कर्मचारी ने हाल ही में नौकरी के प्रस्तावों का उल्लेख किया है। राजेश जांच के लिए बाहर चले गए। रोहन प्रिया की ओर मुड़े। तुमने मुझे चेतावनी देने का फैसला क्यों किया? क्या बदल गया? प्रिया ने अपने आंसू पोंछे और पहली बार रोहन की ओर सीधे देखा जब से वह कार्यालय में आई थी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि विक्रम के लिए काम करने से मैं एक राक्षस बन गई थी। मैंने देखा कि मेरे व्यवहार ने निर्दोष कर्मचारियों को क्या किया। मैंने उन लोगों को दर्द पहुंचाया जो केवल अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। वह रुक गई, जारी रखने के लिए ताकत इकट्ठा कर रही थी। लेकिन उससे भी बढ़कर मैंने देखा कि आपने उसके बाद क्या किया। मैंने देखा कि आपने पूरी कंपनी को कैसे बदल दिया। आपने उन कर्मचारियों की मदद कैसे की जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया था। आपने मेरी क्रूरता को कुछ बेहतर बनाने के अवसर में कैसे बदल दिया। और तुम्हारा भाई विक्रम की धमकियों का क्या? मैंने उससे बात की है। हम इसे एक परिवार के रूप में एक साथ सामना करेंगे। मैं चाहता हूं कि वह गरिमा के साथ अपने कार्यों के परिणामों का सामना करे, बजाय इसके कि वह ब्लैकमेल के साये में जीता रहे। रोहन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। प्रसन्न ने इसके लाभ में करे बूथ कर फास्टी करे बी करती है। कॉन्फ्रेंस विक्रम के हमलों का जवाब देने से कहीं अधिक हो गई थी। यह सच्चाई की शक्ति और व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में एक घोषणा बन गई थी। उस रात जब रोहन अपनी प्रस्तुति तैयार करने के लिए देर रात तक काम कर रहे थे, उन्हें एक अप्रत्याशित फोन आया। यह विक्रम खन्ना था। रोहन, मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत है। विक्रम की आवाज नियंत्रित थी, लेकिन उसमें एक अंतर्निहित तनाव था जिसने यह खुलासा किया कि उसे पता था कि उसकी योजना का पता चल गया था। विक्रम, तुमसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। रोहन ने चुपचाप रिकॉर्डर को सक्रिय करते हुए जवाब दिया, जिसे राजेश ने अपने फोन में स्थापित किया था। देखो, मुझे पता है कि प्रिया ने तुम्हें कुछ बातें बताई हैं, लेकिन इससे पहले कि तुम कुछ भी जल्दबाजी में करो, तुम्हें पूरे उद्योग के लिए परिणामों पर विचार करना चाहिए यदि यह जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो विक्रम? मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं। मैं केवल यह इंगित कर रहा हूं कि यदि हम उन तरीकों को उजागर करना शुरू करते हैं जिनका हम सभी कभी कभी प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उपयोग करते हैं, तो हम एक ऐसा मिसाल बना सकते हैं जो सभी कंपनियों को नुकसान पहुंचाए। रोहन को ठंडा गुस्सा महसूस हुआ। तरीके जिनका हम सभी उपयोग करते हैं, विक्रम, ब्लैकमेल और तोड़फोड़ सामान्य व्यावसायिक प्रथाएं नहीं हैं। यह सब एक दृष्टिकोण का मामला है रोहन। जिसे तुम ब्लैकमेल कहते हो, मैं उसे रणनीतिक लाभ कहता हूं। बातचीत कई मिनट तक जारी रही, जिसमें विक्रम अस्पष्ट धमकियों और अपने कार्यों को सही ठहराने के प्रयासों के बीच बदलता रहा। हर शब्द अतिरिक्त सबूत था जिसे रोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपयोग कर सकता था। जब उसने आखिरकार फोन रखा तो रोहन जानता था कि विक्रम के साथ अंतिम लड़ाई महाकाव्य होगी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पास कुछ ऐसा था जिसे उसके प्रतिद्वंद्वी ने कभी नहीं समझा था। सच्चाई की शक्ति, जिसे वास्तविक परिवर्तन का अनुभव करने वाले लोगों का समर्थन प्राप्त था। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन के लिए निर्धारित थी और यह सुथा एक मान पर हमेशा के लिए बदल देगी कि कॉरपोरेट दुनिया नेतृत्व, कॉरपोरेट जिम्मेदारी और मानवीय मुक्ति की शक्ति को कैसे देखेगी। ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई के मुख्य ऑडिटोरियम में कभी भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी जैसी अब होने वाली थी।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार हर उपलब्ध सीट पर बैठे थे। टेलीविजन कैमरे पीछे की ओर लगे थे और हवा में प्रत्याशा का गुंजन स्पष्ट था। रोहन ने मंच के पीछे से देखा, जबकि अंतिम पत्रकार अपनी जगह ले रहे थे। उसके बगल में अमित, समीर, मीरा, सीमा देवी, राजेश और एक निर्णय जिसने कई लोगों को चौंका दिया था, प्रिया खड़ी थी। उनमें से प्रत्येक ने पिछली रात अपनी कहानियों को सबसे ईमानदार और प्रत्यक्ष तरीके से साझा करने की तैयारी में बिताई थी। क्या सब तैयार हैं? रोहन ने उन लोगों के चेहरों को देखते हुए पूछा जिन्होंने उसकी कंपनी को बदल दिया था और जो अब कॉरपोरेट नेतृत्व के बारे में राष्ट्रीय बातचीत को बदलने वाले थे। हम किसी भी चीज के लिए जितना तैयार हैं उससे कहीं ज्यादा तैयार हैं, अमित ने पूरे समूह के लिए बोलते हुए जवाब दिया। रोहन पोडियम की ओर चले और ऑडिटोरियम का फुसफुसाहट तुरंत शांत हो गया। कैमरे चलने लगे और पूरे देश के लाखों दर्शक एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए जो कॉरपोरेट दुनिया के बारे में उनके सभी विचारों को चुनौती देगी। नमस्कार, रोहन ने अपनी आवाज स्पष्ट और दृढ़ रखते हुए शुरू किया। मेरा नाम रोहन अग्रवाल है और मैं प्रगति एंटरप्राइजेज का मालिक हूं। मैंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको शक्ति, दुर्व्यवहार, ब्लैकमेल और अंततः मुक्ति और परिवर्तन की कहानी साझा करने के लिए बुलाई है। उन्होंने शुरू से पूरी कहानी सुनाई। अपनी ही कंपनी की गुप्त जांच करने का उनका निर्णय, प्रिया के हाथों उन्हें मिला अपमान और बाद में यह रहस्योद्घाटन कि यह सब विक्रम खन्ना द्वारा रची गई तोड़फोड़ की योजना का हिस्सा था। लेकिन यह कॉरपोरेट प्रतिशोध की कहानी नहीं है, रोहन ने जारी रखा। यह इस बारे में एक कहानी है कि क्या होता है जब हम दुर्व्यवहार का जवाब परिवर्तन से देने का विकल्प चुनते हैं, जब हम दर्द को प्रगति में बदलते हैं और जब हम यह पहचानते हैं कि सभी लोग उनकी स्थिति की परवाह किए बिना गरिमा और सम्मान के हकदार हैं। उन्होंने अमित को पहले पोडियम पर आमंत्रित किया। युवा व्यक्ति जिसे प्रशासनिक सहायक से विभागीय पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, आत्मविश्वास से माइक्रोफोन की ओर चला। महीनों तक मैंने प्रिया शर्मा के अधीन काम किया, अमित ने शुरू किया। उसकी आवाज दर्शकों की विशालता के बावजूद दृढ़ थी। हर दिन मैं काम पर आता था यह सोचकर कि क्या मुझे अपमानित किया जाएगा, चिल्लाया जाएगा या इंसान से कम महसूस कराया जाएगा। मुझे लगा कि यह सामान्य है। मुझे लगा कि मुझे अपनी नौकरी बनाए रखने के लिए यह सब सहना होगा। उन्होंने दुर्व्यवहार की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन किया, लेकिन बाद में उन्होंने जिस परिवर्तन का अनुभव किया उसके बारे में भी बात की। जब रोहन ने बदलाव लागू किए तो उन्होंने न केवल नीतियों को बदला बल्कि जीवन को भी बदल दिया। उन्होंने मुझे अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने का अवसर दिया, डर से सीमित क्षमता नहीं। समीर ने अपनी कहानी साझा की कि प्रिया ने कैसे जानबूझकर अपनी निरंतर शिक्षा को तोड़ा था। यह जानना कि मेरा कष्ट एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था, विनाशकारी था, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन यह मुक्तिदायक भी था, क्योंकि इसका मतलब था कि यह मेरी गलती नहीं थी, मैं अक्षम नहीं था, मैं व्यवस्थित हेरफेर का शिकार था। मीरा आंसू भरी आंखों से पोडियम पर आईं, लेकिन उनकी आवाजें कभी नहीं कांपी। प्रिया ने महीनों तक मेरा आत्मविश्वास तोड़ा। उसने मुझे मना लिया कि मैं उन कामों को करने में अक्षम थी जिन्हें मैं सालों से सफलतापूर्वक कर रही थी। मनोवैज्ञानिक नुकसान गहरा और स्थायी था। वह रुक गई, अपने आंसू पोंछते हुए। लेकिन रोहन ने मुझे सिखाया कि हीलिंग संभव है, कि हम दुर्व्यवहार से उबर सकते हैं, कि हम उन जगहों पर मजबूत हो सकते हैं जहां हम टूट गए थे। सीमा देवी ने अपने दशकों के अनुभव के साथ कॉरपोरेट संस्कृति के विकसित होने के तरीके के बारे में संदर्भ प्रदान किया। मैंने अपने करियर में कई नेताओं के अधीन काम किया है, उन्होंने समझाया, लेकिन मैंने कभी किसी को जानबूझकर संकट को सभी के लिए कुछ बेहतर बनाने के अवसर में बदलते हुए नहीं देखा। राजेश ने एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में अपना दृष्टिकोण साझा किया, यह वर्णन करते हुए कि उन्होंने अपमानजनक व्यवहार को कैसे देखा था, लेकिन मौजूदा सत्ता संरचनाओं के तहत इसे रोकने में खुद को शक्तिहीन महसूस किया था। रोहन ने जो नई प्रणालियां लागू कीं, वे न केवल कर्मचारियों की रक्षा करती हैं, उन्होंने समझाया, बल्कि वे हम सभी को अपने साथियों के कल्याण के संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाती हैं। अंततः वह समय आ गया जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। प्रिया धीरे धीरे लेकिन दृढ़ कदमों के साथ पोडियम की ओर चली। ऑडिटोरियम में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस महिला ने पूरे विवाद के केंद्र में थी वह बोलने की तैयारी कर रही थी। मेरा नाम प्रिया शर्मा है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज स्पष्ट थी, हालांकि भावनात्मक कठिनाई स्पष्ट थी। महीनों तक मैंने अपने आदेशों के तहत निर्दोष कर्मचारियों का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग किया। मैंने उन्हें अपमानित किया, उन्हें तोड़ा और उन्हें इंसान के रूप में कम मूल्यवान महसूस कराया। उसने फिर सार्वजनिक रूप से सब कुछ कबूल किया। विक्रम का ब्लैकमेल, तोड़फोड़ की योजना में उसकी स्वेच्छा से भागीदारी,
और उसने उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो सचेत निर्णय लिए थे, जो इसके हकदार नहीं थे। मैं यहां माफी मांगने नहीं आई हूं, प्रिया ने जारी रखा। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि जनता को यह जानने का अधिकार है कि कुछ कॉरपोरेट नेता कैसे काम करते हैं, और क्योंकि जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया वे अपनी कहानी पूरी और ईमानदारी से सुनाने के हकदार हैं। उसने तब सबसे विनाशकारी रिकॉर्डिंग का खुलासा किया, एक बातचीत जहां विक्रम ने स्पष्ट रूप से अपनी योजना का विवरण दिया, न केवल प्रगति एंटरप्राइजेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि एक ऐसा मिसाल बनाने के लिए जिसका अन्य सीईओ समान व्यवहार को सही ठहराने के लिए उपयोग कर सकें। इस रिकॉर्डिंग में प्रिया ने इसे चलाने से पहले समझाया। विक्रम खन्ना ने अपने दर्शन का वर्णन किया है कि कर्मचारी बेकार संसाधन हैं और उन पर नियंत्रण बनाए रखने का कोई भी तरीका उचित है। विक्रम की आवाज ने ऑडिटोरियम को भर दिया। लोगों को पदानुक्रम में अपनी जगह याद रखने की जरूरत है। अगर इसके लिए थोड़ी धमकी, थोड़ी मनोवैज्ञानिक हेरफेर की आवश्यकता है, तो यही दक्षता बनाए रखने की कीमत है। ऑडिटोरियम में सदमा स्पष्ट था। जिन पत्रकारों ने दशकों से कॉरपोरेट घोटालों को कवर किया था, उन्होंने कभी किसी सीईओ को कर्मचारियों के प्रति इतनी तिरस्कारपूर्ण विचारधारा को इतनी स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए नहीं सुना था। रोहन सम्मेलन के अंतिम भाग के लिए पोडियम पर लौट आए। आपने आज जो सुना वह केवल एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह नेतृत्व के अर्थ के बारे में दो मौलिक रूप से भिन्न दर्शनों की कहानी है। एक दर्शन कर्मचारियों को शोषण करने, हेरफेर करने और अनुपयोगी होने पर त्यागने के लिए संसाधनों के रूप में देखता है। दूसरा दर्शन कर्मचारियों को पूर्ण मनुष्यों के रूप में देखता है, जिनका कल्याण और विकास पूरे संगठन को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने प्रगति एंटरप्राइजेस के परिवर्तन पर ठोस डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें उत्पादकता में 40% की वृद्धि, कर्मचारी टर्नओवर में 75% की कमी, बीमारी के दिनों में 60% की कमी और सबसे महत्वपूर्ण, नौकरी की संतुष्टि के सूचकांक जो अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए थे। ये संख्याएं कुछ ऐसा साबित करती हैं जो स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन जिसे स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है। कर्मचारियों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना न केवल नैतिक रूप से सही है, बल्कि आर्थिक रूप से भी समझदार है। इसके बाद हुए प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान पत्रकारों ने पैनी सवाल पूछे, जिसमें विक्रम के कार्यों की वैधता से लेकर उद्योग के लिए दीर्घकालिक निहितार्थों तक सब कुछ शामिल था। एक खोजी पत्रकार ने पूछा, श्री अग्रवाल, क्या आपने विक्रम खन्ना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया है? संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और वे जांच कर रहे हैं, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन हमारा मुख्य ध्यान सजा नहीं, बल्कि रोकथाम है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अन्य कर्मचारी वह कष्ट न सहें जो हमारे कर्मचारियों ने सहा। एक अन्य पत्रकार ने पूछा, मैडम प्रिया, इस योजना में आपकी भागीदारी के लिए आपको किन व्यक्तिगत परिणामों का सामना करना पड़ रहा है? प्रिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं कानूनी जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रही हूं। मैं यह समझने के लिए चिकित्सा भी ले रही हूं कि मैंने डर को कैसे मुझे किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने दिया जिसने दूसरों को इतना नुकसान पहुंचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में रोहन ने एक अंतिम बयान दिया जो कैमरे बंद होने के बाद भी गूंजता रहेगा। सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने या डराने की क्षमता से नहीं आती है, यह दूसरों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने की क्षमता से आती है। सच्चा नेतृत्व इस बात से नहीं मापा जाता कि आप कितना डर पैदा कर सकते हैं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आप कितनी उम्मीद पैदा कर सकते हैं। आज मेरे कर्मचारियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी कहानियां साझा करने में असाधारण साहस दिखाया है। उन्होंने अपने दर्द को शक्ति में, अपने आघात को विजय में बदल दिया है। यही वास्तविक नेतृत्व है और यह उन लोगों से आया है जिन्हें विक्रम जैसे कई लोग त्याज्य मानते होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के परिणाम तत्काल और दूरगामी थे। कुछ ही घंटों के भीतर वर्क प्लेस डिग्निटी, कार्यस्थल गरिमा राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करने लगा था। पूरे देश के कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल के दुर्व्यवहार की अपनी कहानियां साझा करना शुरू कर दिया, जिससे श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता का एक सहज आंदोलन पैदा हुआ। विक्रम खन्ना को कुछ दिनों बाद जबरन वसूली और कॉरपोरेट तोड़फोड़ की साजिश के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी कंपनी को संघीय जांच का सामना करना पड़ा और कर्मचारियों का एक बड़ा पलायन हुआ जो अब जहरीले नेतृत्व के तहत काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पूरे कॉरपोरेट उद्योग में देखा गया। पूरे देश के सीईओ ने कॉरपोरेट संस्कृति की समीक्षा लागू करना शुरू कर दिया, यह डरते हुए कि उनकी अपनी कंपनियों में भी इसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। प्रगति एंटरप्राइजेस कॉरपोरेट परिवर्तन का एक राष्ट्रीय मॉडल बन गई। बिजनेस स्कूलों ने अपनी कहानी के आधार पर केस स्टडी विकसित की। सरकारी संगठनों ने उन्हें श्रम नीतियों पर सलाह देने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि रोहन और उनके कर्मचारियों के लिए
सच्ची सफलता सरल और गहरी चीजों में मापी जाती थी। यह उन कर्मचारियों में मापा जाता था जो डर के बजाय उत्साह के साथ काम पर आते थे। यह उस नवाचार में मापा जाता था जो तब उत्पन्न होता था जब लोग रचनात्मक विचारों को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करते थे। यह एक कार्यस्थल के मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र से आपसी विकास के समुदाय में परिवर्तन में मापा जाता। प्रिया ने एक स्वतंत्र सलाहकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, अन्य कंपनियों को जहरीली संस्कृतियों की पहचान करने और उन्हें खत्म करने में मदद कर रही थी। उसका मरम्मत का काम व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों था। उसके अनुभव को कुछ रचनात्मक में बदलने का एक तरीका था। 1 साल बाद रोहन अपने कार्यालय में कंपनी के इतिहास की सबसे सफल वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे थे जब सीमा देवी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। रोहन, यह कोई है जो आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता है। एक युवा व्यक्ति जिसे रोहन नहीं पहचानते थे घबराकर अंदर आया। श्री अग्रवाल, मेरा नाम देव सिंह है, मैं समीर का छोटा भाई हूं। रोहन तुरंत खड़े हो गए। देव, तुमसे मिलकर खुशी हुई। समीर तुम्हारे बारे में लगातार बात करता है। श्री अग्रवाल, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं चाहता था कि आप जानें कि आपने जो किया उससे मेरे भाई का जीवन ही नहीं बदला बल्कि हमारे पूरे परिवार का जीवन बदल गया। समीर हर दिन इतना तनावग्रस्त और टूटा हुआ घर आता था कि हम सभी को प्रभावित करता था। अब वह खुश, संतुष्ट और अपने काम के बारे में उत्साहित घर आता है। देव रुक गया, जारी रखने का साहस इकट्ठा कर रहा था। लेकिन उससे भी बढ़कर आपने मुझे व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। मैं उस तरह का नेता बनना चाहता हूं जो आप हैं। मैं ऐसे कार्यस्थल बनाना चाहता हूं जहां लोग पनप सकें। रोहन को गहरी भावना महसूस हुई। जो परिवर्तन उनके अपने अपमान से शुरू हुआ था वह अब नेताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहा था। देव, यह सबसे अच्छी खबर है जो मैंने बहुत समय से सुनी है। व्यावसायिक नेतृत्व का भविष्य आप जैसे लोगों के हाथों में है जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों को ऊपर उठाने से आती है, न कि उन्हें कुचलने से। जब देव चला गया तो रोहन ने उस असाधारण यात्रा पर विचार किया जो अपमान के एक क्षण से शुरू हुई थी और एक ऐसे परिवर्तन में समाप्त हुई थी जो उसकी कंपनी की दीवारों से कहीं अधिक दूर तक फैली हुई थी। उसने सीखा था कि कभी कभी सबसे दर्दनाक क्षण सबसे सुंदर बदलावों के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं, कि सच्ची ताकत प्रतिकूलता से बचने में नहीं बल्कि उसे कुछ ऐसा बदलने में है जिससे दूसरों को लाभ हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसने सीखा था कि जब लोगों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है तो वे एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती। जो कहानी एक महिला द्वारा एक आदमी पर पानी डालने से शुरू हुई थी वह पूरे उद्योग के परिवर्तन और नैतिक नेताओं की एक नई पीढ़ी की प्रेरणा के साथ समाप्त हुई थी। सच्ची शक्ति, रोहन ने पाया था, दूसरों को अपमानित करने की क्षमता में नहीं थी बल्कि उन्हें उनकी उच्चतम क्षमता तक ऊपर उठाने की क्षमता में थी।